हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। और आज का देखा जाए जो टॉप 100 क्वेश्चन जो चल रहा है सीरीज आपका साइंस में, हर आपका देखा जाए चैप्टर बाय चैप्टर मतलब कि मिक्स करके उसमें हम क्या कर रहे हैं, लेकर के खत्म कर रहे हैं। और यह आपके बोर्ड पेपर के दृष्टि से देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर देंगे जो भी विद्यार्थी जुड़े नहीं है, ठीक है। और जो भी सोशल मीडिया आपके पास होगा उन सोशल मीडिया में ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ठीक है। जैसे दिलखुश जुड़ चुके हैं, सर प्लीज क्लास, हाँ हाँ एकदम स्टार्ट हो गया है भाई। और बाकी विद्यार्थी जो भी हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे क्या क्लास का जो वीडियो है प्रोवाइड और साउंड प्रॉपर सही से जा रहा है कि नहीं, एक बार बस बता दीजिए कि साउंड प्रॉपर सही से जा रहा है ना आप सभी के पास। उसके बाद से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो अभी कल और परसों जो 2 दिन का क्लास लिए हैं टॉप 100 आपके बोर्ड पेपर के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, पहले ही आप उसको पहले टच करके देखिएगा जरूर। इसके बाद देख लीजिएगा लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है। रवि राजपूत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो गुड मॉर्निंग के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसी जोश और जुनून के साथ जो कि कल बनाए रखे थे, ठीक है, उसी जोश और जुनून के साथ इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। स्टडी लवर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए साउंड प्रॉपर आ रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू बताने के लिए। यह देखा जाए जो आप साइंस का पेपर देंगे आप लोग बोर्ड पेपर में, और उसके पहले आपका क्या प्री बोर्ड होगा, तो प्री बोर्ड में यह सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका यही सब क्वेश्चन देखा जाए तो बोर्ड पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी सर, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। और पहले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह बायो से आज स्टार्ट होगा। और बायो से पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह कह रहा है कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अब रही बात की द्विखंडन जो विधि हमारा जनन होता है वह किन जीवों में होता है, वह जीव का नाम बताना है और ऑप्शन के अनुसार हमें बताना है। और रही बात की कह रहा है कि पैरामीशियम में, फिर अमीबा में, तो यूग्लिना में, उपयुक्त तो सभी। तो देखें तो इन सभी में हमारा द्विखंडन विधि द्वारा जनन क्या होता है। तो आप सभी का करेक्ट जो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सुमेलित है। क्या आपका कौन सुमेलित है, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसके हम आधार पे कहेंगे कि यह क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कह रहा है कि विखंडन आपका अमीबा, अभी आप पिछले में पढ़े हैं, देखिए आपका द्विखंडन विधि आपका किस में होता है, अमीबा में होता है। तो यह आपका देखा जाए तो फर्स्ट आपका देखा जाए तो अमीबा वाला ऑप्शन यह मैच कर रहा है कि इसमें जो जनन होता है क्या होता है, विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो आप सभी का फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सुमेलित है। इसमें भी हमें क्या करना है, मिलान करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट है। कह रहा कि प्लेनेरिया में देखा जाए कायिक प्रवर्धन होता है, स्पाइरोगाइरा कह रहा कि खंडन विधि द्वारा, गन्ना देखा जाए तो विखंडन द्वारा, यूग्लिना की बात कर रहा है, कह रहा है कि पुनरुद्भवन। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो हम अगर बात करें तो स्पाइरो जो गायरा है यह आपका खंडन विधि के द्वारा इसमें हमारा देखा जाए तो जनन जो है आपका होता है, जिसके आधार पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 का डी ऑप्शन लोग दे रहे हैं आप सभी लोग, 3 का डी कैसे हो जाएगा, स्पाइरो गायरा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पुनर्भवन थोड़े ना होता अमीबा में मेरे दोस्त, अमीबा में विखंडन होता है, ये देखो कैसे दे रहे हो डी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। यानी उन हम पौधों या जीवों को मैं कहेंगे जिनमें हमारा देखा जाए तो कायिक भाग से, किसमें, कायिक तना आपका पत्ता और फूल होता है ना, तो इसमें हम देखा जाए तो क्षमता को क्या कहा जाता है, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और आपका देखा जाए तो खंडन। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, विद्यार्थी दे रहे हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो आपका देखा जाए तो सी पुनरुद्भवन, इसको हम कहते हैं जो कायिक भाग से हमारा जो जनन होता है, क्या कायिक भाग से जब हमारा जनन होगा क्या होगा तो उसको बोलेंगे पुनरुद्भवन जनन। क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन जनन बोलेंगे, ठीक है। गोलू कुमार 4 का बी नहीं होगा भाई,
4 का सी ऑप्शन पुनरुद्भवन इसको कहते हैं, कायिक भाग से जनन होना जो होता है। आपका देखा जाए फिर उसी क्वेश्चन को कह रहा है कि पुनरुद्भवन जिसे पुनर्जनन भी कहते हैं द्वारा प्रजनन होता है। अब रही बात कि किसमें होता है कह रहा है, अथवा इसी को दूसरे क्वेश्चन को इसी को दूसरे भाषा की तरह कहा जाए यानी दूसरे रूप से पूछा जाए तो पुनर्जनन का उदाहरण, पुनर्जनन का उदाहरण हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ब्रायोफिलम में और कबूतर में। तो कबूतर में तो ऐसे नहीं होगा, कबूतर में तो ऐसे नहीं होगा। आपका देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, 5 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो देखा जाए 5 की अगर हम बात करें पुनर्जनन आपका, तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में का आपका यहां से देखा जाए तो हाइड्रा में भी क्या हो जाएगा पुनर्जनन, और प्लेनेरिया दोनों में हो जाएगा ना। यहां तो ई ऑप्शन होना चाहिए कि ए और आपका बी क्या हो जाना चाहिए, ए और बी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 5 का ए। तो फिर प्लेनेरिया में भी तो होता है, ये दोनों में भी तो होता है आपका। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें। अगला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा आपका होता है। अलैंगिक जनन जो विधि हमारा है मुकुलन, अब यह किस में होता है? यानी 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और आपका लिस्मानिया। लिस्मानिया कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? आपका देखा जाए तो ठीक है 6 का। ईस्ट में यह अलैंगिक जो विधि है आपका मुकुलन द्वारा जनन जो होता है आपका ईस्ट में होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगला देखा जाए 7 नंबर, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें? अभी ईस्ट में पढ़े हैं तो इसमें अब देखिए बताइए, हाइड्रा में, केचुआ में और आपका देखा जाए तिलचट्टा में, कबूतर में। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यह आपका देखा जाए मुकुलन, तो मुकुलन आपका जो होता है हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? आपका यह अलैंगिक विधि जनन द्वारा देखा जाए तो हाइड्रा होता है। हाइड्रा आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन तो अभी आपका हम बोले हैं मुकुलन द्वारा, तो 8 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखें। 9 नंबर, गुलाब के पौधे। यह देखा जाए क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में कौन सी विधि हम क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं? गुलाब के पौधा उगाते हैं तो आप क्या करते हैं? यह नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप लोग क्या करते होंगे, मतलब किए भी होंगे। कायिक प्रवर्धन, जो आपका देखा जाए कायिक भागों के द्वारा जो आपका नए पौधे का जनन होता है तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। फिर ऑप्शन दे रहा है कि मुकुलन, पुनरुद्भवन और इनमें से आपका कह रहा है कि सभी। यह 9 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग क्या दे रहे हैं? 9 का ऑप्शन आ रहा है ए कि यस, दोनों रवि राजपूत दोनों छाप दे रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। आए तो कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायिक प्रवर्धन, यानी कि कायिक भागों के द्वारा जो जनन देखा जाए जो मिलता है उसे हम बोलते हैं क्या? आपका कायिक प्रवर्धन। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, यह किसमें होता है? पत्तियों में जो कलियां विकसित होती हैं आपका पोदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में और आपका कह रहा है कि इन सभी पर। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इनमें से देखा जाए तो पत्तियों पे जो कलियां विकसित होती हैं वह ब्रायोफिलम में होता है। क्या होता है? ब्रायोफिलम में। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन, पत्तियों द्वारा आपका यानी कि कायिक प्रजनन ही हमारा देखा जाए कायिक भाग से। तो अब रही बात की पत्तियों में हम देखें कि कायिक जो प्रजनन होता है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अजूबा आपका देखा जाए, या इसी को कहते हैं ब्रायोफिलम। आलू में, चने में, गुलाब में। और यह पत्तियों द्वारा कह रहा है कि पत्तियों द्वारा हमारा देखा जाए प्रजनन जो होता है। टिंकल यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए 10 का सी ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन आ रहा है 10 का, पत्तियों पर कलियां जो विकसित होती हैं आपका वो तो हो गया पत्तियों द्वारा। कायिक प्रजनन किसमें होता है? तो हम अगर बात करें पत्तियों में कायिक जो प्रजनन होता है आपका अजूबा जो होता है ब्रायोफिलम, आपका यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एकल पौधे के अनेक पौधे संक्रमण मुक्त, इसमें संक्रमण नहीं होना चाहिए, मुक्त आपका परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीकी क्या कहलाती है? यह ऐसा तकनीकी है जिसमें हमारा पौधे देखा जाए तो संक्रमण मुक्त आपके क्या होंगे? उत्पन्न होंगे।
इस हम देखा जाए तो जो आपका विधि जो होती है चाहे तकनीकी होती है, इसको क्या बोलेंगे? बीजाणु समासंग, क्या समासंग, उसके बाद से आपका उत्तक संवर्धन, द्विखंडन, लैंगिक जनन। तो देखिए यह आपका जो विधि है आपका, इसमें अनेक पौधे संक्रमण मुक्त हम क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं, मतलब हजार हजार भी हम कर सकते हैं इसमें। तो यह बोला जाता है उत्तक संवर्धन। क्या बोला जाता है? उत्तक संवर्धन बोला जाता है। 12 का बी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। कह कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है। अब रही बात की होती है क्योंकि जो हमारा अलैंगिक विधि देखा जाए, इसमें आपका जो संतति उत्पन्न होती है उसमें परस्पर हम समानता देखते हैं। अब रही बात की यह जो समानता होता है क्यों होता है, यानी कि अलैंगिक विधि में हम देखेंगे तो इसमें देखा जाए तो नर और मादा जो होते हैं पहले तो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन मिलाया जाए, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ दिया है, देखिए आपका तीसरा और आपका देखा जाए तो चौथा। तो ऑप्शन हम इसको देख लेते हैं, डी यहाँ पे है। कह रहा है कि पहला अलैंगिक जनन में केवल एक जनन भाग लेते हैं। हाँ सही बात है, अलैंगिक जनन जो भी होता है उसमें देखा जाए तो कोई एक ही मतलब कि क्या कर सकता है, एक नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है। तो पहला ये भी सही है। अलैंगिक जनन में नर क्या युग्मक सम्मिलित नहीं होते। हाँ युग्मक इसमें भी नहीं बनता है। जैसे लैंगिक जनन में युग्मक बनता है तो इसमें युग्मक कोई तैयार नहीं होता है, सम्मिलित होता ही नहीं है। फिर देखा जाए अलैंगिक जनन आपका लैंगिक जनन से पहले होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ देखा जाए पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्या है? पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जो कि देखा जाए तो 13 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? पुष्प किसमें एक लिंगी होते हैं? अब यह देखा जाए एक लिंगी पौधा, यानी कि अब इसी को दूसरे भाषा में कहा तो निम्नलिखित पौधों में से विकास किसका पुष्प एक लिंगी होता है, अथवा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, अथवा एक लिंगी पुष्प। देखिए एक लिंगी पुष्प की बात करें तो आपका देखा जाए तो पपीता, ठीक है, पपीता, खीरा, आप जानते हो जो काकर बोला जाता है, ककड़ी, यह जो होते हैं सब एक लिंगी होते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे अच्छा जो उदाहरण है आपका पपीता है। क्या है? एक लिंगी यह होता है, यानी कि आपका देखा जाए तो इसमें केवल एक जनन अंग होते हैं, केवल एक जनन अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक लिंगी पुष्पों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपका सही है? ये कह रहा है कि ये पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को प्राप्त करते हैं, एक लिंगी वाले पुंकेसर और स्त्री केसर, तो यह तो मुश्किल है। ये या तो पुंकेसर को या स्त्री केसर को प्राप्त करते हैं, यह सही बात है। ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं। फिर कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प जो केवल पुंकेसर को प्राप्त करते हैं, ये फल उत्पन्न नहीं करते हैं। ऑप्शन इसमें से कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा यह देखा जाए तो आप लोग बताइए। यह देखा जाए तो इसका यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक लिंगी पुष्प के लिए क्या आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपका एक लिंगी पुष्प होना चाहिए। 15 का बी ऑप्शन आ रहा है रवि राजपूत का, और बाकी सभी विद्यार्थी जो भी हैं आप लोग गंगा मनोज ए ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लिखिए ना। आपका देखा जाए तो यह आपका दूसरा और तीसरा और चौथा, यह आपका यह तीनों ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। क्या है? यह तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो यह बी ऑप्शन, तो बी नहीं होकर के यह सी होना चाहिए और यह आपका बी होना चाहिए, ठीक है। यानी सी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बताए हैं आप सभी का करेक्ट है। 15 का सी ऑप्शन आप सभी का क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो आपका क्या कह रहा है 16 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग पौधे में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? अच्छा, नर जननांग का जायांग, पुंकेसर, तो पुंकेसर करता है ना, यह जायांग, यह पुंकेसर आपका क्या है? नर जनांग है। नर क्या है? नर जननांग क्या है?
देखा जाए तो यह नर जननांग है आपका पुंकेसर। लेकिन यही अगर बात करें स्त्री केसर की, क्या स्त्री वाले भाग की, तो आपका जयांग, क्या है, जयांग और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है, उसके बाद से वर्तिका, वर्तिका, ठीक है, यह सब आपका देखा जाए तो स्त्री का क्या है, आपका भाग है। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, पुंकेसर में होते हैं। अब पुंकेसर में क्या क्या होता है? पुंकेसर देखा जाए तो यह जन क्या है, नर जननांग है ना, क्या है, नर जननांग है। कह रहा है कि इसमें पुंकेसर में पराग कोष होते हैं, क्या पुतंतु होते हैं, और कह रहा है कि ए और बी दोनों। तो आपका यह दोनों सही है। क्या है, यह देखा जाए पुंकेसर में पुतंतु होते हैं और पराग कोष दोनों होते हैं। क्या होते हैं, पुतंतु और पराग कोष दोनों होते हैं। यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी 17 का सी, वेरी गुड। चलिए आते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोष में होते हैं। अब पराग कोष में क्या क्या होते हैं? पराग कोष में अगर देखा जाए इसी को दूसरे भाषा में कहे तो निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है? तो अंदर पराग कोष में हमारा पराग कण बनता है। क्या बनता है? पराग कण। यही तो उधर जाते हैं, क्या जाते हैं, स्त्री केसर के भाग में हवा के माध्यम से, किसी आपका देखा जाए तो जल के माध्यम से, या किसी तितलियों के माध्यम, कीट जो पक्षी होते हैं, कीट पक्षी, उनके माध्यम से यह चले जाते हैं। यानी कि पराग कोष में आपके पराग कण पाए जाते हैं। तो आप सभी का 18 का डी ऑप्शन, जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। क्या, 18 का डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 18 का डी, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 19 नंबर कह रहा है कि पुष्प का जनन अंग है। अब इस पुष्प में कौन कौन सा हमारा जनन अंग होता है, और इस जनन अंग में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि जनन अंग कौन सा है। आपका कह रहा है कि बाह्य दल, आपका यह केलिक्स इसको कहते हैं। तो बाह्य दल में किसी प्रकार का हमारा कोई जननांग नहीं होता है। दलपुंज नहीं, तना इसमें नहीं। जयांग देखा जाए तो यह आपका स्त्री केसर होता है, लेकिन यह आपका क्या है, आपका देखा जाए तो जनन अंग है। तो सी ऑप्शन आप सभी का इसका 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 की अगर हम बात करें तो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। आपका स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, या इसको बीजांड या अंड कहेंगे। बताइए इसका स्त्री केसर देखा जाए पुष्प के मध्य भाग में, यह जो स्त्री केसर का जो जननांग है, स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। मध्य भाग पूछ रहा है आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और आपका बीजांड। ठीक है, तो मध्य भाग जो होता है आपका क्या होता है? 20 का सी ऑप्शन अंडाशय। और बाकी सभी विद्यार्थी कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों चले गए हैं क्या आप लोग? बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका मध्य भाग क्या होगा आपका? देखा जाए तो आपका मध्य भाग आपका बात करें तो आपका मध्य भाग क्या होता है? वर्तिका होता है ना भाई, अंडाशय दे रहे हो। वर्तिकाग्र ऊपर, उसके बाद से वर्तिका, उसके बाद से नीचे चला आता है अंडाशय, नीचे आता है ना, मध्य भाग कह रहा है। देखो हमें फूल तो बनाना आता नहीं है, लेकिन हम अगर बनाने का प्रयास करें तो यह आपका इस आकार से बनता है। ठीक है, ये होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है ये पूछ रहा है इसका, वर्तिकाग्र। उसके बाद से आपका होता है ये वर्तिका। क्या होता है? वर्तिका। और ये हमारा क्या होता है? आपका अंडाशय। यह पूछ रहा है तो मध्य में भाग में आपका ये होता है, वर्तिका होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। आपका पराग कोष का, पराग कणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र तक आपका स्थानांतरण क्या कहलाता है? पराग कणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण,
अंडोत्सर्ग, निषेचन और इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग क्या आंसर देंगे? यह देखा जाए तो परागण होता है ना, यह देखा जाए पराग कोश से आपका पराग कण वह कहां जाते हैं? आपका देखा जाए तो वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो इसको परागगण कहते हैं। परागण क्या बोलते हैं? 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आते हैं अब 22 नंबर क्वेश्चन। कीट परागण होता है, किसमें होता है? यानी कीटों के द्वारा परागण देखा जाए तो किसमें होता है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा? कीट के द्वारा होता है। मक्का में, कह रहा है कि वेलिस्नेरिया में, और साल्विया में, तो आपका साल्विया में होता है। क्या? साल्विया में अगर देखा जाए तो यह कीटों के द्वारा परागकण क्या होते हैं? आपके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यानी कि परागण होता है। क्या होता है? सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। निषेचन के दौरान आपका देखा जाए, कह रहा है कि निषेचन के दौरान पराग कण से आपका निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः देखा जाए सामान्यतया किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती हैं? अध्यावरण के द्वारा, बीजांड द्वारा और निभागी द्वारा, अंडा द्वारा। किसके द्वारा पहुंचती है? तो यह देखा जाए जो क्वेश्चन होगा इसका करेक्ट हो जाएगा बीजांड द्वारा। क्या? रागिनी कुमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग। तो यह आपका किसके द्वारा होता है? बीजांड के द्वारा। किसके द्वारा? यह निषेचन के बाद अब देखा जाए दौरान आपका पराग कण से निकलने वाली जो पराग नलिका होती हैं, यह आपका बीजांड में प्रवेश करती हैं, तो यह बीजांड के द्वारा। किसके द्वारा? बीजांड के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की। पराग कण का जनन केंद्र नर युग्मक बनाता है। अब यह नर युग्मक कितना बनाता है? पराग कण का जनन आपका केंद्रक नर युग्मक बनाता है। ऑप्शन कह रहा है कि 4, 2, 3 आपका, तो फिर 1। तो यह देखा जाए तो कितने बनाते हैं? 2 बनाते हैं ना। आपका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। जो देखा जाए पुष्पीय पादप हैं उनमें जो निषेचन होता है, आपका बीजांड में निषेचन होता है कि अंडाशय में होता है, पराग नलिका में होता है कि भ्रूण कोश में होता है? 25 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए कि 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यह देखा जाए तो भ्रूण कोश में आपका निषेचन होता है। किसमें होता है? तो भ्रूण कोश में। पुष्पीय पादपों में जितने भी निषेचन होते हैं वह आपके भ्रूण कोश में आपका उपस्थित होता है। यह आपका द्विनिषेचन कह रहा है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। किसमें? आपका द्विनिषेचन विशेष लक्षण, उसके लक्षण भी आप बता सकते हैं कि सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृत बीजी आपका देखा जाए पादपों में, केवल जलीय पादपों में। द्विनिषेचन आपका किसमें पाया जाता है? तो द्विनिषेचन की बात करें तो आपका देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से बताइए। द्विनिषेचन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द्विनिषेचन की बात करें तो आवृत बीजी पादपों में। क्या? आवृत बीजी पादपों में आपका सी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। रागिनी का बी ऑप्शन आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर नहीं दे रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे तो हाँ 25 का, जैसे कि गंगा मनोज दे रहे हैं कि 25 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 का बताओ मेरे दोस्त। 26 का सी। वेरी गुड। 26 का सी ऑप्शन आ रहा है आप सभी का भी। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या, यह तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है जाइगोट में? आपका देखा जाए तो 27 नंबर क्वेश्चन का, जाइगोट में कितना होता है गुणसूत्र? गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? और मानव में भी गुणसूत्रों की संख्या होती है ना, कितना होता है बताइए जल्दी से। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन। सत्ताईस का बताइए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसका आ रहा है सबसे पहले आंसर। सी आंसर आ रहा है 2। वेरी गुड। 2x, 2x एकदम करेक्ट आंसर है आप सभी का। 2x ही होता है, यानी कि 27 का आप सभी का करेक्ट आंसर 2x होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक का नाम क्या होता है?
त्रिसंलयन के पश्चात देखा जाए आपका बनने वाला उत्तक का नाम क्या है? भ्रूणपोष है, भ्रूण है, मूलांकुर है, और देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बताइए? देखा जाए तो कह रहा है कि द्विनिषेचन क्रिया में आपका त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक का नाम, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? टू एक्स, वो तो करेक्ट है। अब इसका बताइए, इसका ये बनने वाला आपका भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष होता है आपका, यह देखा जाए त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाला जो उत्तक होगा उसको भ्रूणपोष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? कह रहा है कि निम्न में कौन सा बीज में परिवर्तित होता है? बीज में परिवर्तित होता है क्या? बीजांड भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकण, कौन सा आपका इसमें परिवर्तित होता है? देखा जाए तो आपका इसमें परिवर्तित होने वाला भाग क्या है? बीजांड है। बीजांड आपका देखा जाए तो यह परिवर्तित होकर के आपका क्या बन जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? यह क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आपके बोर्ड पेपर के दृष्टि के लिए देखा जाए तो यह भाग देखा जाए तो बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन। क्या? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। 100% यह आपका बोर्ड पेपर आपका देखा जाए तो 25 फरवरी को यह क्वेश्चन आपको आने की गारंटी है। ठीक है, तो बताइए निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग आपका 29 का ए ऑप्शन आ रहा है। संजय राजपूत जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग आप सभी को। 29 का ए ऑप्शन आ रहा है। 29 का जितने भी विद्यार्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं कि कौन सा भाग बदल जाता है, क्या? 30 का बताइए, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? सत्येंद्र गुड मॉर्निंग कमेंट करके बताइए इसका आंसर की। अंडाशय जो ऐसा भाग है जो निषेचन के बाद आपका देखा जाए तो पुष्प में फल में बदल जाता है, जो आप लोग क्या करते हैं? खाते हैं मजे से। शुक्राणुओं का निर्माण, अब रही बात की यह शुक्राणु, तो शुक्राणु की अगर हम बात करें तो शुक्राणु किसमें पाया जाता है? तो यह पुरुष में। किसमें? आपका देखा जाए तो पुरुष का यह आपका देखा जाए तो भाग है जनांग का। अब रही बात कि इसमें अगर हम स्त्री केसर की बात करें, अंडाणु की, क्या? अंडाणु की, तो अंडाणु किसमें? तो आपका देखा जाए तो यह आपका देखा जाए तो किसमें? महिला में या स्त्री में? बताइए। तो यह देखा जाए तो अब रही बात कि इसका निर्माण किसमें होता है? तो वृषण में होता है। किसमें? वृषण में। आपका 31 नंबर सी, 31 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 का जितने भी ऑप्शन है सर मैंने बताया आपने मेरा नाम नहीं लिया। अरे भाई हो जाता होगा, किसी का कमेंट पे चला गया होगा नजर। ऐसा बात नहीं है रवि राजपूत, नाम लेंगे, जरूर लेंगे, काहे नहीं लेंगे। बताइए। आइए अगला क्वेश्चन 32 नंबर का आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन 32 का करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अच्छा, मादा और आपका नर और आपका मादा, और या इसी को हम स्त्री भी बोल सकते हैं। अब इसमें जनन आपका कह रहा है कि तंत्र का अंग, तो अंग की बात करें तो इसमें आपका अंडाशय, तो यह तो मादा का है। क्या? मादा का है। गर्भाशय, यह भी आपका मादा का है। और आपका देखा जाए डिंब वाहिनी, आपका यह भी मादा का है। यानी शुक्र वाहिका देखा जाए तो आपका यानी सी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का बताएंगे आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। यह शुक्र वाहिका देखा जाए तो यह किसका भाग है? तो यह आपका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि यह किसका है? तो मेल का है। ठीक है, शुक्र वाहिका की बात करें तो सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। 32 का जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट होगा शुक्र वाहिका, यानी कि आपका पुरुष का। ठीक है, सी। हाँ, सी ऑप्शन आप सभी का भी आ रहा है 32 का। वेरी गुड। चलिए आते हैं 33 में। कहें कि अगर मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन होता है तो आपका किसमें? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, किसमें आपका यह परिवर्तन हो जाता है? आपका देखा जाए परिवर्धन योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का करेक्ट कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? 33 नंबर का आंसर बताइए आप सभी लोग
जल्दी से बताइए। 33 का संजय का आ रहा है बी ऑप्शन। सबसे पहले संजय ने दिया है कि मनुष्य में भ्रूण का जो परिवर्धन होता है यह किसमें होता है, बी में। यानी कि आपका देखा जाए तो किसमें करेक्ट होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आपका मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, यह आपका देखा जाए तो किसके द्वारा मिलता है। आपका यह पूछ रहा है कि मानव में जो भ्रूण होता है इसको पोषण कहां से मिलता है। तो फिलोपियन, यह देखा जाए तो आपका ओपरा में, यानी कि इसका अंडाशय से, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से, ओपरा भी इसको कहते हैं ना, ओपरा इसी को कहते हैं, प्लेसेंटा से। यानी कि देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर आपका 34 का भी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या 34 का बी भी होगा, हाँ वेरी गुड, आप सभी का 34 का भी बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यह देखा जाए तो ओपरा भी इसको बोलते हैं, प्लेसेंटा को। ठीक है, चलिए और देहात में इसको क्या बोलते हैं, नाड़ी। क्या बोलते हैं, नाड़ी। इसको काट करके अलग कर दिया जाता है ना जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो इसी के द्वारा हमारा देखा जाए तो सभी खनिज लवण जाते हैं बच्चे में मां से। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कापर टी स्थापित किया जाता है। कापर टी, यह देखा जाए तो टी के आकार का होता है और यह आपका किसमें स्थापित किया जाता है, तो गर्भाशय में। किसमें, गर्भाशय में। आपका देखा जाए तो जो आपका यह गर्भाशय होता है, आपका यह गर्भाशय जो होता है आपका, ठीक है, तो इसी गर्भाशय में यह कापर टी इस प्रकार से आकर के फिट कर दिया जाता है, यही आपका इसी टी के आकार का। ठीक है, और यह देखा जाए तो अस्थाई है जनन आपका, देखा जाए नहीं, अस्थाई क्या है आपका, देखा जाए तो यह विधि है आपका क्या, जनसंख्या नियंत्रण करने का ना। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, लूप। लूप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। लूप अंडाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में और योनि में। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। लूप स्थापित की अगर हम बात करें तो यह जहां पे कापर टी लगाया जाता है, कापर टी, वहीं पे यह लूप भी स्थापित किया जाता है। यानी कि आपका कापर टी और गर्भाशय आपका यह दोनों आपका यह देखा जाए तो एक ही स्थान में आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई, यानी कि विद्युत धारा की इकाई पूछ रहा है। विद्युत धारा की बात करें तो इसको करंट आई, आई इक्वल टू, अगर हम बात करें कि आई इक्वल टू बात करें तो क्यू अपान टी होता है। और इसको अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू को बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं, आवेश। और यह टी क्या है, समय है। क्या है, समय। आवेश की मात्रा की बात करें तो इसका मात्रक होता है आपका कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और समय की बात करें तो यह होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। यानी कि हम अगर विद्युत धारा की बात करें, क्या विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत जो धारा आपका होता है, क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, धारा का जो मात्रक होता है आपका देखा जाए तो इससे कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। क्या बोल सकते हैं, कूलाम प्रति आपका सेकेंड। अब कूलाम प्रति जो सेकेंड है आपका, कूलाम प्रति सेकंड, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एम्पियर। क्या बोलते हैं, इसी को हम देखा जाए तो एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की जो इकाई होगा वह एम्पियर होगा। यह किसका है, विभवांतर का। ओम किसका है आपका, देखा जाए तो आपका ओम किसका है, आपका रेजिस्टेंस का। और वाट किसका है, तो यह शक्ति का। ठीक है, अब ये रहा, देखा जाए तो यह सभी मात्रक आप सभी के बोर्ड पेपर के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा, अच्छा एम्पियर की धारा, इसका मतलब आई का मान दो दिया है 2 एम्पियर। अब कह रहा है कि
प्रवाहित धारा हो रही है, ठीक है। उसके बाद से 2 सेकेंड में चालक, यानी सेकेंड मतलब कि टी का मात्रा, टी का समय, समय दिया है 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड दिया है गुजरने वाले आवेश की मात्रा, यानी कि Q का मान पूछ रहा है कि आप बता दीजिए कि Q का मान क्या होगा। क्योंकि हम अगर बात करें तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। Q बराबर I इंटू टी। I का मान दिया है 2 और T का भी मान दिया है 2, यानी कि यह 2 दूना के 4 और यह आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश, यानी कि आपका देखा जाए कुलाम, क्या हो जाएगा, 4 कुलाम आपका इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 4 कुलाम आपका इसका देखा जाए तो आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 कुलाम की बात करें तो आप सभी का फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। यानी 38 नंबर क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शन ए दे रहे हैं विद्यार्थी, आप सभी का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। 38 का ए सबसे पहले टिंकल का है, उसके बाद से एम आर राजपूत। बी ऑप्शन नहीं होगा भाई, बी ऑप्शन कैसे होगा, 0 कुलाम होगा, नहीं। हम जानते हैं चूंकि Q बराबर I इंटू टी होता है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन दे रहा है कि वैद्युत धारा का मापन किया जाता है किसके द्वारा। देखिए, वैद्युत धारा और आपका विभवांतर दोनों आपसे पूछेगा। वैद्युत धारा की मापन, वैद्युत धारा की हम मापन करते हैं तो आप लोग करेंगे अमीटर से, लेकिन अगर यही विभवांतर की बात करेगा, विभवांतर की, तो यह हम वोल्ट मीटर से, क्या हम वोल्ट मीटर से मापते हैं, किससे, वोल्ट मीटर से, ठीक है। यानी कि आपका देखा जाए तो यह दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका धारा किससे मापा जाता है, तो अमीटर से, ठीक है। पहले आप दिए हैं तो आपका कमेंट कहाँ चला गया, अड़तीस। हाँ भाई दिए हैं, चलिए, नहीं आप दिए हैं रवि राजपूत, सही बात। चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। 39 का आप सभी का आंसर आ रहा है बी ही। चलिए, विभवांतर और बी आपसे पूछ सकता है तो यह हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 40। 40 की अगर बात करें, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, क्या 10 एम्पियर की, यानी I इक्वल टू देखा जाए तो 10 एम्पियर दे रखा है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इसके संगत 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली, यानी कि T बराबर 2 सेकेंड दे रखा है, प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, यानी कि Q का मान आपसे पूछ रहा है। यहां से हम चूंकि बात करें तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी ही होता है। मान रखेंगे I का मान 10 और T का मान 2, यानी कि 10 दुना के 20, यानी कि 20 कुलाम आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन दे रहा है। क्या 40 नंबर का जितने भी विद्यार्थी सी ऑप्शन दे रहे होंगे, 40 का सी, 40 का आप सभी का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 का सी आंसर आ रहा है। चलिए आते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें। अगर क्या करें कि किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, क्या आपका देखा जाए प्रतिरोध के सिरों के बीच आपका देखा जाए विभवांतर की इकाई होती है। विभवांतर की इकाई पूछ रहा है ना, तो आपका देखा जाए ओम के नियम के अनुसार तो V बराबर होता है I इंटू आर। यहां से विभवांतर की इकाई पूछ रहा है तो V का मान आप निकालेंगे तो V का मान क्या होगा आपका, V का मान R इजकल टू, यहां से V बराबर हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, I इंटू आर ही होता है ओम के नियम से। लेकिन हमें चाहिए, सॉरी विभवांतर पूछ रहा है तो विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, सीधा ऐसे निकालिए ना, V इजकल टू डब्ल्यू अपन क्यू से, V इजकल टू डब्ल्यू अपन क्यू से, तो V इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहां से हम जूल प्रति, क्या जूल प्रति कुलाम, क्या जूल प्रति कुलाम को हम देखें तो जूल प्रति कुलाम को वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। यानी कि आप सभी का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 का सी ऑप्शन जितने डी नहीं होगा जी, डी नहीं हो। वाट, वाट की अगर हम बात करें तो वाट मतलब कि P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इसको बोलेंगे जूल प्रति सेकेंड, यानी कि जूल प्रति सेकेंड को हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट और वोल्ट में अंतर है,
ठीक है। यह शक्ति को बोलते हैं, शक्ति का मात्रक वाट होता है और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। यानी आप सभी लोग पढ़े होंगे ओम के नियम का सत्यापन भी, ओम का नियम भी, ठीक है। तो ओम का नियम भी आता है, ओम के नियम का सत्यापन भी आता है। तो यह दोनों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मोबाइल हाथ में लेकर के सो रहे हैं आप लोग हैं। ओम के नियम के अनुसार अगर बात करें तो भी और आई का बीच, तो हम यहां देखें तो एक सरल एक ग्राफ हमें प्राप्त होता है ना। क्या होता है, सरल एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। तो आप सभी का 42 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, सो जाओ, पहले पहले सो लो, उसके बाद से पढ़ना टिंकल, ठीक है। देखो सही कह रहा है विकास, पहले सो लो, जब नींद आता है तो सो लो, मोबाइल को फेंक दो कहीं दूसरी जगह और उसके बाद से सो जाओ, ठंडी भी है, तान कर सो जाओ पहले। हाँ आते हैं अब अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 43 नंबर, तो 43 नंबर क्वेश्चन का नाम है कि निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त करता है, ओम के नियम को व्यक्त करता है। अगर हम बात करें ओम के नियम को, तो ओम का नियम कहता है V बराबर I इंटू आर, यानी कि आपका विभवांतर, क्या विभवांतर, अगर हम बात करें क्या आपका विभवांतर जो होता है यह किसके बराबर होगा, तो आपका विद्युत धारा किसके बराबर होगा, तो आपका देखा जाए तो विद्युत धारा, यानी कि आपका विद्युत धारा गुणे आर क्या है, प्रतिरोध है, यह बराबर होता है प्रतिरोध, इसको हम कह सकते हैं। यानी कि विभवांतर जो होगा आपका प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर होगा, जो कि सी ऑप्शन दे रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन का उपेंद्र, हाँ आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 43 का डी भी। फिर अभी सो ही रही हो जी, देखो विकास अभी हंस रहा सो करके आंसर दे रही है जी, थोड़ा इसको जगा दो आप लोग, कमेंट करो थोड़ा जग जाए, अभी जग जाएगी। हाँ आते हैं ओम के नियम का सत्य है, कह रहा है कि ओम का नियम जो है सत्य है, किसके लिए सत्य है, यानी कि ओम का नियम किस पे लागू होता है, इसका क्या नाम है, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए। तो हम बात करें ओम का जो नियम होता है केवल धात्विक चालकों के लिए ही आपका लागू होता है, न कि और दूसरे किसी के लिए। शिव जी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो आपका इसका आंसर देखा जाए सी नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग दीजिए, यह 44 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए, क्या हम अगर देखें विभवांतर को क्या कर रहे हैं, अगर स्थिर रख रहे हैं, इसका मतलब कि कांस्टेंट रह रहा है, तो कह रहा है कि परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है आर का मान, तो फिर कह रहा है कि परिपथ में धारा हो जाएगी। चूंकि हम बात करें ओम के नियम के अनुसार तो V बराबर होता है I इंटू आर। अच्छा इसमें यह कांस्टेंट है, यहां से I का मान निकाला जाए तो V अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यह समीकरण 1 ले लिया जाए। लेकिन यह कह रहा है कि अगर हम धारा को क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध को हम क्या कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आर का मान अगर हम 3R कर दें तो इस वक्त हमारा क्या हो जाएगा, यहां हम देखें I डैश बराबर, तो हमारा V और R के जगह पे हम 3R रखेंगे। अब यहां से हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम, अगर I बात करें क्या आपका देखा जाए I डैश अपान, अगर हम I देखें तो आपका क्या हो जाएगा, V अपान 3R बटे में V अपान R हो जाएगा आपका। तो यह 2 भिन्न बन गया, 2 भिन्न को 1 भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो पहले वाले भिन्न को जैसे के तैसे रख देते हैं, फिर गुणा दूसरे वाले भिन्न को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं ना, I या R अपान V हो जाएगा। देखिए क्या कट रहा है, यहां से हम अगर देखें तो V से V कट जाएगा, R से R कट जाएगा, बचा क्या 1/3, यानी कि आपका देखा जाए तो आपका क्या हो जा रहा है, आपका देखा जाए तो 1/3 हो जा रहा है, क्या आपका 1/3 हो जा रहा है। बोलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहां, यानी कि आपका 45 का जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं CUG ऑफिशियल डी सर, शाम को भी क्लास चलेगा विकास, हाँ एकदम शाम को चलेगा ही चलेगा, आज हिंदी वाले सर नहीं है तो हम ही चलाएंगे, मैथ चलाएंगे आप सभी का, 2-2.5 घंटे का क्लास होगा,
सर शाम को भी क्लास, हाँ हाँ हो गया। गुड मॉर्निंग सर, फ्रेंड्स शिव जी। तो इसका आंसर आप सभी का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी आंसर। अब बाकी सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप सभी लोग विद्यार्थी कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे कुछ समझ पाएंगे आप लोग। कमेंट कीजिए, आप सभी लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर मजा गड़बड़ा जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 46 की बात करें, कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक। देखिए यह आपका 2022, 20, 17, 13, 12 इतना सब क्वेश्चन पूछा है, 23, 24 इतना सब पूछा है। बताइए इसका आंसर क्या? टाइम की बात कर दें तो आपका 5:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 5:30 बजे से आपका क्लास जो होगा वह स्टार्ट हो जाएगा, और यह क्लास जो होगा मैथ का होगा, ठीक है। मैथ में ही हम लेकर चलेंगे। आपका कुछ बहुविकल्पी रहेगा, कुछ अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत प्रश्न होंगे, ठीक है। नहीं, सभी विद्यार्थी सो नहीं गए हैं। मॉर्निंग में आपका क्लास चलता है 5 बजे से, यह तो फिक्स है, इधर का कुछ चेंज नहीं होगा। 5 बजे आपका डेली बाय डेली, और 5 बजे हम ही आएंगे, यह भी ध्यान रखिएगा। 5 बजे जो क्लास हम लेंगे, हम ही लेंगे, दूसरा कोई नहीं लेगा। 5 बजे वाली क्लास हम ही लेते हैं, ठीक है। 5 बजे वाला क्लास सुबह में हम ही लेंगे। 46 का ऑप्शन ए आ रहा है। आपका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब रही बात की ओम तो होता ही है। देखें हम अगर R बराबर, तो V बराबर होता है I इंटू आर। तो यहां से अगर हम R निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखा जाए तो V अपान I होता है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोल सकते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर को हम बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। तो ध्यान दीजिएगा, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ओम ऑप्शन में न दे, अगर इस प्रकार से देने लगे, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अरे भाई, हम चलो क्वेश्चन के साथ साथ आपका जवाब देते चलेंगे, क्योंकि हम रुकेंगे उतना नहीं, क्वेश्चन ज्यादा कराना है। हाँ, आते हैं अगला क्वेश्चन। देखा जाए ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका अगर ताप बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं कि आपका देखा जाए रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। क्या होता है? हाँ देखो, टिंकल बता दी कि हम बलिया से हैं, बलिया में नगा से हैं। तो आपका देखा जाए जैसे ही आपका अगर हम ताप बढ़ाएंगे, गर्मी बढ़ती है ना, आपका हीट जैसे ही बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ने लगता है। क्या होता है? आपका बढ़ने लगता है। क्या होता है? बढ़ने लगता है, यानी कि रेजिस्टेंस का मान देखा जाए, हीट आपका बढ़ने लगेगा, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? बरेली से आप हैं? अच्छा चलिए ठीक है। सत्यम जुड़ चुके हैं। बागी बलिया से रुद्र, अच्छा रुद्र आ चुके हैं। सनी सिंह। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगर हम बात करें कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग, आप देखे होंगे, आप हल्दी का अगर देखेंगे कि क्षारक के साथ अगर हम हल्दी को मिलाएंगे तो आप लोग देखेंगे ना कि आपका चूना में हल्दी मिलाया जाता है तो किस कलर का हो जाता है? ठीक है, चूना। चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी विद्यार्थी, इसका आंसर क्या आएगा? हम अगर बात करें तो यह देखा जाए तो भूरा लाल हो जाता है। आप सभी लोग गांव में यह यूज किए होंगे और आप लोग देखे होंगे। आपका इसका आंसर अब बताइए कि यह देखा जाए क्वेश्चन जो है, इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण की बात करें तो आपका सबसे अम्लीय HCl होता है। क्या होता है? HCl। उसके बाद से आपका H2SO4 होता है। उसके बाद से HNO3 होता है, HNO3। उसके बाद से बात करें तो आपका CH3 क्या हो जाएगा? आपका CH3COOH होता है। यानी आप सभी का सबसे अम्लीय, तो अम्लीय H का दिया है आपका। इसमें कौन सा अम्लीय लवण है ना? तो अम्लीय लवण की बात करें तो अम्लीय लवण इसमें हम अब बताएंगे आप सभी से पूछ करके। आप सभी लोग इसमें क्या आंसर दे रहे हैं? 49 का। 49 में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 49 का आंसर थोड़ा बताइए, जल्दी से बताइए, देखते हैं।
अरे वो कुछ नहीं देगी, टिंकल कुछ नहीं देने वाली है, इतना मत सोचो। टिंकल देने वाली नहीं है, बस टिंकल को। हाँ, 49 का आंसर बी आ रहा है। वाह सत्येंद्र वाह। अब इसमें इसमें से ऑप्शन नहीं है, तो हम इसीलिए रुक गए कि आप लोग इसका क्या दे रहे हैं। देखिए, अम्लीय होने के लिए क्या हमें चाहिए। अम्लीय होने के लिए अगर हम बात करें तो अम्लीय होने के लिए हमको हाइड्रोजन आयन चाहिए, और इसी में हाइड्रोजन आयन आपका है। देखिए हाइड्रोजन आयन है ना, तो इसमें हमारा देखा जाए जो हमारा यह सोडियम बाई सल्फेट जो होता है, यह आपका सोडियम बाई सल्फेट एक अम्लीय लवण है। क्या है? अम्लीय लवण है, जिसके वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की बात करें। धावन सोडा के बारे में कह रहा है कि धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। अब रही बात कि हम इसके अगर बात करें, क्या होता है Na2CO3.10H2। यह आपका देखा जाए तो यह धावन सोडा का क्या होता है, धावन सोडा का आपका देखा जाए तो यह एक अणु है। क्या है? एक अणु है। अच्छा, एक अणु है, यह तो बात सही है, एक अणु है। अब एक अणु में कह रहा है कि आपका जल के अणुओं की संख्या। तो जल के अणु अगर हम इसमें देखें तो आप देखिए जल के कितने अणु है। देखिए जल में हमारा कितना अणु है जल के, तो 10। यानी कि यह आपका इसी को बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? डेकाहाइड्रेट बोला जाता है इसको। ठीक है, आते हैं अब 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन का कहना है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस को अगर हम बात करें या देखें तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, प्रकाश किरणों को हम अगर देखें तो यह प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित कर देता है। क्या करता है आपका, यह एकत्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, बिटोर देता है, एक पास ला देता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इसी प्रकार से कि अवतल जो लेंस होता है का स्वभाव कैसा होता है। यानी कि यह कैसा होता है, तो यह अपसारी होता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक है, हाँ बी आंसर आप सभी का करेक्ट होगा। थोड़ा एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, बहुत से कम विद्यार्थी हैं, जो कि यह क्लास आपका लगभग 1 घंटा चल गया और फिर भी विद्यार्थियों की संख्या कमी है। एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप होगा उस ग्रुप में आपके दोस्त मित्र होंगे उनके पास एक बार शेयर कीजिए। कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है, तो उत्तल लेंस का आपका तो धनात्मक होता है। आपका देखा जाए तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, इन दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है तो यह आपका ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इन पे हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अच्छे जो क्वेश्चन होंगे। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यह आपका करेक्ट, यह बहुत अच्छा है कि उत्तल लेंस द्वारा अगर हम देखें कि आपका जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, केवल वास्तविक, केवल आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों। तो उत्तल लेंस हम देखें तो उत्तल लेंस द्वारा हमारा आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। यानी कि 54 की बात करें तो 54 का आपका ऋणात्मक होगा, हाँ बी। लेकिन 55 बताइए कि 55 का क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। संजय, ठीक है, एकदम आपके मित्र जो संजय हैं उनका वेलकम है। उपेंद्र, ऑप्शन 55 का सी आ रहा है। सत्येंद्र का नाम है सी, वेरी गुड। अब आते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन की। अवतल लेंस द्वारा आपका जो प्रतिबिंब होता है यह, अब यहां से कुछ हम क्वेश्चन अब यहां से आप सभी के सामने देना चालू करेंगे। अब यहीं से आपका क्वेश्चन खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं भाई, कोई 11 का यहाँ ना हो, 11 क्लास का है नहीं। रुद्र यहाँ पे कोई सर मैं शेयर कर दिया हूँ। विकास, वेरी गुड विकास, थैंक यू, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कर दिए हैं, हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बस इतना ही चाहिए। एक बार शेयर करेंगे तो कल हम लोग कितना लोग थे, 25 से 28 तक हम लोग चले गए थे। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन हम करेंगे, क्लास थोड़ा बढ़ेगा टाइमिंग, तो उसकी घबराहट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में
एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे और आप सभी से पूछते भी रहेंगे। हाँ, आते हैं अवतल लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वह देखा जाए तो आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है, सीधा होता है। लेकिन हम बस यहां से ऑप्शन दे रहे हैं कि यह बड़ा होता है कि छोटा होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है, बताइए। अवतल लेंस के द्वारा जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह तो बात है कि आभासी होगा और आपका सीधा होगा। आभासी है तो वास्तविक बात है कि सीधा होगा, लेकिन यह बड़ा होता है कि छोटा होता है। जल्दी से बस इतना लिखना है आपको कि बड़ा होता है कि छोटा होता है। ठीक है, सी आंसर तो आ ही रहा है, सही बात है, लेकिन हमारा बड़ा होता है। शिवजी ऑफिशियल कह रहे हैं कि बड़ा होता है और सत्यम का भी आंसर आ रहा है कि बड़ा होता है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से नहीं तो फिर वही होगा जो खुदा ने नहीं चाहेगा, ठीक ना। थोड़ा सोच कर दीजिए आप लोग। जो भी छोटा होता है उत्तल लेंस, और आपका उत्तल लेंस के बाद हमारा सीधा आपका देखा जाए तो दर्पण। ठीक है, आपका दर्पण में चले जाएंगे उत्तल, तो वहां भी छोटा होता है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण यह एकदम सेम होता है। दर्पण तो यह आपका छोटा होता है। क्या होता है? अवतल लेंस द्वारा हमारा आभासी सीधा तो होगा, लेकिन यह आपका छोटा होगा। ठीक है, अब रही बात कि हम अगर बात करें उत्तल की, क्या अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वह भी आपका आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा, और आभासी है तो फिर यह सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। उसके बाद से आपका यह छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो आप सभी से क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में देखा जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है? संजय राजपूत आ गए ना जी। हाँ, गुड मॉर्निंग, यानी कि शेयर किए हैं तो आपके मित्र आ गए हैं। ठीक है, एकदम गुड मॉर्निंग आप सभी को। इसका आंसर बताइए कि हम कह रहे हैं कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तब तक हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो लेंस का फोकस बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र बना, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। कहाँ होता है बताइए जल्दी से। फोकस कहाँ होता है आपका? लेंस के अंदर। लेंस का फोकस बिंदु कहाँ होता है? मुख्य अक्ष पर। तो यही होगा, मुख्य अक्ष पर होता है। मुख्य अक्ष पर उत्तल लेंस है ना, यह आपका उत्तल लेंस। तो कोई भी लेंस हो, आपका लेंस देखा जाए तो इसका आपका यही फोकस पे होता है, यानी मुख्य अक्ष पे होता है। क्या होता है इसकी? अगर हम फोकस की बात करें, संजय बुला लिया। हाँ, एकदम आ गए हैं संजय राजपूत आपके। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो आप सभी का यह उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें। उत्तल लेंस में अगर प्रकाश किरणें देखें तो यह उत्तल लेंस का प्रकाश किरणों को क्या करता है? उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो यह प्रकाश किरणों को क्या करता है? बटोरता है। किसी एक ही बिंदु पे यह देखा जाए तो बटोर देता है, इकट्ठा कर देता है। एक बिंदु पर मिलाती है, चाहे मिलती है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र, यह दोनों आपके बोर्ड पेपर के द्वारा पूछे जाते हैं। तो हम यहां अगर बात करें दर्पण की, ठीक है, तो दर्पण का जो आपका सूत्र होता है 1/f=1/v+1/u होता है। लेकिन अगर यही हम लेंस की बात कर दें, लेंस का आपका बस क्या होता है? इसमें माइनस होता है, यानी 1/f=1/v-1/u। बस यही तो है आपका। बोलिए, दोनों पूछा जाता है, दोनों समझ लीजिएगा यहां से। तो एक दिमाग में हमारा क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है? पूछ दे। 59 का सी ऑप्शन आ रहा है, किसी विद्यार्थी का आंसर आ रहा है। ये माइनस होगा लेंस में, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, प्लस है। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या ए ऑप्शन होगा? माइनस होगा, माइनस। ये आपका माइनस होता है ना, 1/v-1/u। ठीक है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां से अगर हम इसको अगर हम प्लस कर दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम प्लस कर दें, क्या जी, अगर हम प्लस कर देते हैं, हाँ पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्लस कर दें तो कुछ आंसर इसमें आप बता देंगे ऑप्शन
तो आपका भी देख लेते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं। मैच नहीं कर रहा है, नहीं तो आप सभी से जरूर हम क्वेश्चन खड़ा कर देते। चलिए इसमें माइनस बना लीजिए, तो यह आपका हो जाएगा यह माइनस, उसके बाद से करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यह आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। माइनस होता है, भी माइनस यू होता है। लेकिन इसके पहले अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। अमलगम सुने हैं? अमलगम आप धातु अधातु चैप्टर में पढ़े होंगे। चलिए आइए हम थोड़ा सा अमलगम के बारे में हम क्वेश्चन करते हैं। अमलगम, तो अमलगम में कौन कौन सी धातु होती है ये बस बताना है। और इसमें आपका 2 पार्ट हम बना दे रहे हैं। क्या 2 पार्ट? और 2 पार्ट में आपका इसमें बताइएगा और फिर इसमें एक क्वेश्चन करेंगे बाद में। लेकिन उसके पहले आंसर, पहले अमलगम आपको बताना है। अब रही बात की आवर्धन की बात कर रहा है। आवर्धन आपका देखा जाए तो दर्पण में भी पूछेगा। क्या? दर्पण में भी, और आपका लेंस में भी। अब रही बात कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो दर्पण में m बराबर होता है -v/u। लेकिन अगर लेंस में हम आवर्धन की बात करें, क्या अगर हम लेंस में आवर्धन की बात करें तो लेंस में जो हमारा आवर्धन होता है केवल v/u होता है। यानी कि यह आवर्धन आपका देखा जाए तो यह नहीं बताया है कि किसमें हम पूछ रहे हैं, तो हम क्या बता देंगे, दोनों हम देखें। तो चलिए हम आवर्धन किसको बताएं, इसमें कहीं माइनस है नहीं, इसका मतलब यह लेंस से पूछ रहा है। तो लेंस में हमारा क्या होता है, v/u दिया है। क्या? माइनस में आपका यह दर्पण में v/u, लेंस में बात करें तो v/u, कहीं इसमें माइनस नहीं दिया है, जिसके वजह से हम बी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। क्या? बी ऑप्शन पे हम क्लिक कर सकते हैं। हाँ, अब जो हम अमलगम पूछ रहे थे, अमलगम में एक विद्यार्थी उपेंद्र कुमार कह रहे हैं कि सोडियम होता है। हम कह रहे हैं कि और विद्यार्थी बताइए क्या अमलगम में हमारा क्या क्या होता है, यानी किसे हम कह सकते हैं अमलगम। क्या अमलगम किसे कहेंगे, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या आप लोग देंगे। अमलगम किसे कहते हैं, आप सभी से पूछा जा रहा है कि अमलगम क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा जाए तो कह रहा है कि क्या, जब वस्तु क्या उत्तल लेंस के फोकस पर रखी जाती तो प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के फोकस पे रखा जा रहा है। कहां? उत्तल लेंस के फोकस पर। कहां पे? तो फोकस पे। फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कहां बनेगा, अनंत पे। कहां बनेगा जल्दी से बताइए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिले तो बहुत लोग इस सफर ए जिंदगी में, मगर आप जैसा रहनुमा कोई और नहीं। किताबें तो दुनिया पढ़ा देती हैं अक्सर, पर जो आपने सिखाया वो औरों ने नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत आपको शुक्रिया भाई कि आपको समझ में आ रहा है। प्लेटिनम कह रहे हैं कि आर्यन कह रहे हैं कि प्लेटिनम, अमलगम में प्लेटिनम होता है। और बाकी हाँ, इसका आंसर चलिए आते हैं अब 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें कि उत्तल लेंस का उपयोग क्या है। उत्तल लेंस, और आपसे इससे भी खतरनाक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण का उपयोग। दोनों को ध्यान दीजिएगा, पहले इसका आंसर बता लीजिए, उसके बाद से हम आते हैं बस कुछ ही सेकेंडों में, और उसके बाद से हम आप सभी के सामने रूबरू होते हैं और आप सभी से क्वेश्चन पे क्वेश्चन खड़ा किया जाएगा, लड़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि आप अधिक से अधिक आप विद्यार्थी सब जान जाएं। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आया है। तो इसका, अरे भाई पोल नहीं हो पा रहा है शोभित, पोल हम अकेले हैं भाई, नहीं तो कर देते, ऐसा बात नहीं है, पोल कर देते। हाँ, उत्तल लेंस का उपयोग, तो देखिए उत्तल लेंस की बात करें तो आवर्धक शीशे में, आवर्धक शीशे में सीधा सही बात है, कैमरे में, दूरबीन में, यह सब है। यानी कि डी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं 62 का डी आंसर आ रहा है। और 62 का डी की बात करें तो देखो जितना हमको दिख रहा है, नहीं तो आप लोग कह रहे हैं कि हमारा नाम पहले नहीं लिए हैं। रवि दे चुके हैं, लेकिन हाँ 62 क्वेश्चन लिखे हैं, नंबर भी। मिट्टी से जिसने सोना बनाया है, जिंदगी को जीना सिखाया है, नमन है ऐसे गुरु को मेरा जिसने मुझे मेरी मंजिल का रास्ता दिखाया है। शुक्रिया और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चलिए यहां से अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण का हम क्या बोले हैं कि उपयोग ना, तो सबसे मेन है यह साइड मिरर के रूप में।
ठीक है। साइड मिरर के रूप में आपका देखा जाए तो इसका प्रयोग पूछता है आपके बोर्ड पेपर बहुत ज्यादा बार। और हम अभी तक देखें तो आपका देखा जाए तो हम पूछे हैं कि क्या आपका अमलगम, अमलगम तो आप सभी बढ़िया से आंसर नहीं दिए हैं। अमलगम अगर बात करें अमलगम की, तो अमलगम में हमें 2 बॉक्स बनाए थे। हमने क्या बनाया था? 2 बॉक्स। इसमें मेन हमारा होता है पारा का रोल, और बाकी हमारा इसमें अन्य धातु होती है। क्या होती है? मतलब कोई दूसरा धातु इसमें मिलाएंगे। लेकिन इसका मतलब कि जो हम अमलगम हमारा होता है वह देखा जाए तो पारा और अन्य धातु से मिलकर के बना होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि पारा में मुख्यतः होता है, मुख्यतः होता है, या कहे कि पारा में सदैव होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो पारा में सदैव की अमलगम में सदैव होता है। क्या? अमलगम में अगर सदैव होता है तो पारा होता है। पारा के साथ अन्य धातु मिलाएंगे तो हमें अमलगम प्राप्त होगा। तो आप सभी का करेक्ट आंसर जो होगा आपका देखा जाए तो अमलगम, और आपका अमलगम किससे बना होता है? पारा और अन्य धातु से। सर कार में कौन सा दर्पण होता है? मेरे भाई कार में यही साइड मिरर न होता है। कार में कहिए, चाहे आप कहें ना अपने साइकिलिए में लगा लीजिए, तो साइकिलों में साइड मिरर लगाएंगे तो वह आपका उत्तल ही होगा। उत्तल के जगह पे आप कोई भी दर्पण प्रयोग करेंगे तो आप पीछे की वस्तु को देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उत्तल जो दर्पण होता है उसका जो कर्व होता है, पीछे से देखेंगे ना कर्व, तो वह कर्व होने के नाते वह बहुत ज्यादा क्षेत्र का फिगर बना देता है और आभासी बनाता है, सीधा बनाता है। लेकिन इसके जगह पे आप समतल लगाइए, अवतल लगाइए, कोई भी लगाएंगे ना तो वह काम नहीं करेगा, जिस तरह से आपका करता है काम उत्तल दर्पण। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में आपका कौन सा काम करता है? तो उत्तल दर्पण। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या करेंगे आप लोग? पूछेंगे तो हम तो बताएंगे ही, हमारा तो बताना काम ही है। लेकिन अब उतना क्वेश्चन मत कीजिएगा कि हम क्वेश्चन अपना छोड़ दें। हाँ, अवतल लेंस का उपयोग क्या है? कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में, तो मेरे दोस्त दूरदृष्टि की बात करें तो इसमें उत्तल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उत्तल का। निकट दृष्टि दोष, हाँ, हम अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें तो यह आपका देखा जाए तो अवतल लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। क्या निवारण करते हैं हम? निकट दृष्टि दोष का। तो अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो अगला क्वेश्चन करा कि उत्तल लेंस से बना जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है आपका उत्तल लेंस के द्वारा, तो उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक कह रहा है ना। अच्छा, तो वास्तविक और आपका आभासी हम यहां बताएंगे, लेकिन हम इसका पहले आपसे पूछेंगे तब। वास्तविक का मतलब अगर कुछ आप नहीं जानते हैं, हमारा तो साइकिल है टूटही, नहीं जानते हैं, देहात में टूटही रहता है ना, तो हम उस पर लगाए हैं, सही बात कर रहे हैं लेकिन काम ही नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। आप कोई भी दर्पण लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। चलिए ठीक है, हम वास्तविक की बात करें तो वास्तविक का मतलब ही सीधा समझिए उल्टा। क्या? उल्टा। अब रही बात की उल्टा, तो हमारा यह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आभासी की अगर हम बात करें तो आभासी का मतलब होता है क्या? सीधा सीधा। चलिए आते हैं अगले, मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष एक प्रकार का आपका देखा जाए तो एक क्या होती है? रेखा होती है, यानी कि वह रेखा देखा जाए तो लेंस के केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए आते हैं। अब मुख्य अक्ष थोड़ा बना भी देना है तो कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यह आपका दर्पण है, ठीक है, और दर्पण में यह बीचों बीच से जाता है। यह आपका क्या है? पी ध्रुव है। यह आपका फोकस है और यह वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा ही हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और आपका ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। 66 आते हैं। 66 लेंस की क्षमता, और हम इसकी गारंटी लेंगे। क्या? इसकी गारंटी लेंगे। आपका होता है कि लोकल और ओरिजिनल ना, तो यह ओरिजिनल है 100%, जो कि बोर्ड पेपर के द्वारा आपका एकदम क्या होता है? पूछता है। और यह 2026 के लिए, यह देखा जाए 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका देखा जाए तो 25 फरवरी को आपके पेपर में देखने को मिलेगा कि लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी इकाई क्या होती है लेंस की क्षमता की। तो हम लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है 1/f, और f यहाँ पे मीटर में है। लेकिन अगर हम P की और सूत्र की बात करें और सेंटीमीटर में हमारा f दिया रहेगा, तो यह हमारा 100 बाई क्या हो जाएगा?
आपका एफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम पी की बात करें क्षमता, तो यह होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर यानी कि इसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता की इकाई जो होता है डायोप्टर होता है। तो आप सभी का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का सूत्र जो हम अभी लिख करके बताए हैं। चलिए लिख करके जो हम अभी बताए हैं ना, आप सभी से यही पूछ रहा है कि लेंस की जो क्षमता का सूत्र होता है, अब रही बात कि क्या होता है और उसका हम इकाई तो बता ही चुके हैं। ठीक है, 66 का विद्यार्थियों का सी ऑप्शन आ रहा है। तो हम एक बार फिर पीछे से आएंगे, तो पीछे से डायोप्टर। हाँ, लेकिन अब बताइए 67 नंबर, 67 नंबर गाइस थोड़ा शेयर कर दो, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो सर बोलेंगे कि हमको हाँ हाँ, एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग कि यह एक शेयर हमारे लिए देखा जाए तो बहुत ही क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। और ठीक है, और फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हम अगर लाइक की बात करें तो लाइक फिर हम कुछ नहीं मांगेंगे, सबसे पहले मांगेंगे तो आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे तो थोड़ा हमारा भी देखा जाए तो क्या होगा, सीना मोदी की तरह चौड़ा होगा, होगा ना। 67 का बी ऑप्शन आ रहा है कि लेंस का जो क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इस बात को जो बोले हैं कि क्या कि P का दो सूत्र होता है 1/f। एफ यहां पूछेगा तो मीटर में, लेकिन अगर सेंटीमीटर में दे देगा तो यह आपका 100/f होगा, जहां आपका यह देखा जाए f जो होगा वह सेंटीमीटर में होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा। लेकिन दोनों हमारा मात्रक देखा जाए तो दोनों का मात्रक वही डायोप्टर हो जाएगा। चलिए अच्छा, डायोप्टर की बात करें थोड़ा, आइए और थोड़ा सा हम गहराइयों में जाते हैं, क्योंकि यह अभी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। थोड़ा इसको मिटा न दे करके इसको हम साइड करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे जिसको हम बताने जा रहे हैं, गौर कीजिएगा, क्योंकि यह जो बात बता रहे हैं आपका बोर्ड के द्वारा पूछा गया बता रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, आते हैं बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन क्या है। तो इसका क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह कहता है डायोप्टर, यहाँ ट छूट गया। हाँ, इसकी हम बात करें लेंस की क्षमता का, तो P = 1/f होता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे अगर बात करें कि P = 1/f होता है तो हम इसका मात्रक कह सकते हैं कि 1/ आपका f का मात्रक मीटर, मीटर होगा ना। अच्छा, मीटर जब होगा तो इसी को हम बोल सकते हैं प्रति मीटर। क्या बोल सकते हैं? प्रति मीटर। यानी कि आपका अलग अगर मात्रक पूछे, डायोप्टर आपके पास ऑप्शन में 9 दिया हो तो इसको बोलेंगे प्रति मीटर। क्या बोलेंगे? प्रति मीटर। यानी कि लेंस का जो हमारा सूत्र होगा उसका हम अगर मात्रक की बात करें तो प्रति मीटर भी होगा। क्या होगा? क्या होगा? प्रति मीटर भी होगा। इसमें थोड़ा गौर कीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन 68 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होती है ना, यह बता चुके हैं। आते हैं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है आपका। चलिए अगला बात करते हैं, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली जो हमारी किरण होती है उसी को क्या बोलते हैं? वह आपका प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण। हाँ, बढ़िया है। चलिए, लेंस मान लीजिए कि यह उत्तल ही है और यह उत्तल लेंस देखा जाए तो इसके प्रकाशीय केंद्र का मतलब यह, यहां से हमारी देखा जाए तो जो प्रकाश किरण गुजरेगी कैसी गुजरेगी? सुरेश अभी जुड़े हैं, बहुत देर कर दिए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब इसका आंसर आप लोग बताइए। कह रहा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण तो वह बिना पथ से अपना विचलित नहीं होती है। क्या? बिना आपका मुड़े वह आपका निकल जाती है, यानी कि बिना मुड़े निकल जाती है, यानी कि अपने पथ से विचलित नहीं होती है। नहीं तो अपवर्तन में तो होता है, लेकिन वह प्रकाशित केंद्र से गुजरने के कारण। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, जो अपना जीवन यापन गुजार रहे हैं, जो इन सभी बातों को जानना हम लोग को अति आवश्यक है। लोग मुंह छुपाए बैठने लगते हैं, इधर से उधर बातें करने लगते हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे एकदम डट करके, क्योंकि यह जानना और यह हमारे लाइफ के लिए हिस्सा है, जरूरी है। हाँ, चलिए आते हैं, यह मासिक धर्म किसके कारण होता है? कह रहा है कि निषेचन के कारण,
हार्मोन असंतुलित होने के कारण, अंडाणु का निषेचन न होना और आपका गर्भधारण। यानी कि इसमें यह देखा जाए जो पीरियड होता है, पीरियड क्यों आता है, इसका मेन रीजन यह कह रहा है। देखिए पीरियड आने का मेन रीजन यह होता है कि जब हमारा देखा जाए फिलोपियन ट्यूब से, हमारा फिलोपियन ट्यूब में आपका देखा जाए, यानी कि जब अंडाणु हमारा वेट करता है, अंडाणु से जब शुक्राणु नहीं मिलता है तो न मिलने के कारण वह मर जाते हैं, और जैसे ही मर जाते हैं तो आपका देखा जाए तो वह पीरियड के रास्ते क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अगर वही मिल जाते तो वह एमसी आपका पीरियड नहीं आता। यानी कि आप सभी का करेक्ट जो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अब 72 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकना कहलाता है। क्या भ्रूण से देखा जाए, आपका देखा जाए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, भ्रूण का गर्भाशय कि भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकना कहलाता है निषेचन, आरोपण, ओव्यूलेशन कह रहा है कि आपका ह्यूमन, तो यह बोला जाता है आरोपण। क्या आरोपण बोला जाता है, क्या बोला जाता है। यानी कि आप सभी का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यह देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी लोग, ठीक है। क्या भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकना कहलाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आरोपण बोला जाता है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि यौवन आरंभ आपका देखा जाए, यौवन अवस्था में लड़कों में कौन सा परिवर्तन होता है। यौवन आरंभ यानी यौवन चाहे कह सकते हैं कि यौवन अवस्था में, या इसी को गौण लैंग लक्षण बोलते हैं, गौण लैंगिक लक्षण बोल सकते हैं इसको, गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। अब आइए इसका आंसर बताइए। अब 73 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, डी दे रहे हैं शिव जी, तो क्वेश्चन नंबर अभी तो टाइप कीजिए, क्वेश्चन नंबर टाइप नहीं करेंगे तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या आप कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, आवाज भारी होना, दाढ़ी मूछ आना, शुक्राणु उत्पादन शुरू होना, तो यह उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आते हैं अब हम देखें अगला क्वेश्चन कि यौवन अवस्था में लड़कियों में कौन सा परिवर्तन होता है। अब रही बात कि जिस तरह से लड़कों में परिवर्तन होता है उसी तरह से लड़कियों में तो होता होगा, तो उसी तरह से इसमें आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि स्तन विकास, मासिक धर्म की शुरुआत, अंडाणु निर्माण, उपरोक्त सभी, तो यह भी हम लोगों के तरह इन लोगों में भी देखा जाए यह सभी परिवर्तन होता है। यानी कि जब क्या होती हैं, एडल्ट हो जाती हैं, तो यानी कि आपका देखा जाए 74 नंबर का डी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, 74 का डी आप सभी लोगों ने दिया है। आते हैं शुक्राणु का सिर भाग होता है, सिर भाग, यानी कि अगर हम शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु जो होते हैं आपके स्पर्म में, आपके स्पर्म में आपके जो शुक्राणु होते हैं वह कहीं इस आकार के होते हैं, ठीक है, और आपके इस आकार के होते हैं। तो यह जो आपका सिर वाला जो भाग होता है, क्या यह जो सिर वाला भाग होता है, कह रहा है कि ऊर्जा केंद्र होता है, गति केंद्र होता है, नाभिक युक्त होता है। आपका देखा जाए तो यह ऊर्जा केंद्र होता है। क्या होता है, ऊर्जा केंद्र होता है। लेकिन यह पूंछ जो होता है ना, क्या पूंछ जो होता है यह किसमें सहायता करता है, तो यह पूछता है ज्यादा गति में, यानी इसको ऐसे करके रेंगने में इसका पूंछ क्या करता है, बहुत ज्यादा सहायता करता है। तो यह भी क्वेश्चन शुक्राणु से आपका क्वेश्चन बनता है, बोर्ड पेपर पूछता है। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की शुक्राणु की पूंछ का कार्य। देखिए आ ही गया, शुक्राणु की जो पूंछ होता है इसका कार्य क्या है। अभी हम बताए ना क्या करता है, पूंछ का मेन रोल क्या होता है, विकास, ठीक है, एकदम वेलकम है आपका। 5:30 बजे आप सभी लोग आइएगा, 5:30 बजे। जो भी विद्यार्थियों का अगर कुछ काम है, अगर जा भी रहे हैं तो वह 5:30 बजे आ जाएगा, 5:30 शाम को, ठीक है। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो शुक्राणु में यह देखा जाए जो पूंछ होता है, पूंछ का कार्य गति प्रदान करना है, यानी 76 का आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेलोपियन जो आपका नलिका होती है, चाहे फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या है, फेलोपियन ट्यूब का, फेलोपियन ट्यूब की अगर बात करें, कह रहा है कि अंडाणु बनाना, तो यह तो एकदम गलत है। निषेचन कराना, तो निषेचन आपका देखा जाए तो इसी में होता है। भ्रूण का रोपण यह उसमें नहीं होता है, हार्मोनल बनना नहीं, यानी कि बी ऑप्शन 77 का आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। 77 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
यह आपका 77 का बी, वेरी गुड, निषेचन कराना है आपका। देखा जाए तो वही आपका इसी में ना आकर के अंडाणु क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब में ही अंडाणु आकर के क्या करता है, शुक्राणु का इंतजार करता है, शुक्राणु का क्या करता है, इंतजार करता है। और जैसे ही मिल जाता है तो आपका वहां पे देखा जाए तो क्या होने लगता है, निषेचन होते होते आपका धीरे धीरे आपका, चलिए हम इसका फिगर भी आपको दिखा दें, तो हम इसको फिगर आपको दिखाने का प्रयास करें। तो आपका देखिए एक बार फिगर कि आप लोग थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझेंगे। चलिए हम यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यह जो देखा जाए तो आपका जो अंडाणु होता है आपका इस फिलोपियन ट्यूब में आकर के इंतजार करता है। क्या, आपका फिलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है। जैसे देखिए यह आपका अंडाणु हुआ, यह जैसे ही आपका देखा जाए तो यह फिलोपियन ट्यूब में आकर के यह यहाँ इंतजार करते हैं। क्या करते हैं, यह फिलोपियन ट्यूब में इंतजार करते हैं। और जैसे ही आपका शुक्राणु जाएगा तो शुक्राणु आपका जैसे ही इसमें मिलेगा तो आपका यहीं से निषेचन होते होते आपका यहाँ से मैंने प्रोसेस इसका चालू हो जाता है, यहाँ से मिल जाएगा जैसे ही, तो यह आकर के निषेचन होता होता है आपका हो जाएगा। उसके बाद धीरे 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 आकर के यह गर्भाशय में आपका क्या होता है, यह आपका इकट्ठा हो जाता है। तो आपका यह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन मिलती है। वाह क्या बात है, कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान अगर देखा जाए गर्भावस्था के टाइम तो आपका भ्रूण को ऑक्सीजन कहां से मिलती है। कह रहा है कि फेफड़ों से, गर्भाशय से, अपरा से और एमनियोटिक द्रव से, किस से आपका मिलता है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहां देखा जाए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, देखते हैं कितने विद्यार्थियों का यहां तक पता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। तो देखिए गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन जो मिलता है आपका देखा जाए तो अपरा से, किससे, अपरा से मिलता है ना, वही नली होती है ना जिस नली को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं ना, अपरा से क्या मिलता है, अपरा, प्लेसेंटा जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है, प्लेसेंटा को हिंदी में क्या कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अपरा दिया था, अपरा, और यहाँ अब इसी को प्लेसेंटा बोल दिया। ठीक है, क्या, प्लेसेंटा, यानी कि इसका आंसर वही आपका क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा को हम हिंदी में अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। और जैसे ही कोई बच्चा देखा जाए, अगर कोई बच्चा देखा जाए, अगर हम बात करें अपरा का, तो हम अपरा थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें अगर आपको, क्या, अगर अपरा की बात करें तो अपरा जो है आपका ना, क्या, अपरा जो है इसको हम दिखा दे रहे हैं आप सभी को सर्च करके। ठीक है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी हैं जो देखने का प्रयास करेंगे तो हम उससे अच्छा कि हम आपको दिखा ही दें। अपरा आइए दिखाते हैं हम अपरा, जिसे हम प्लेसेंटा भी कह सकते हैं। ठीक है, अपरा की अगर हम बात करें तो आपका अपरा जो होता है क्या, अरे भाई कॉपीराइट आ जाएगा। ओहो, प्लेसेंटा लिखना पड़ेगा, तो कॉपीराइट मत दे दो भाई। चलिए आ जाएगा, अब लग रहा है। यह देखिए यहाँ इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, यह जो आपका यह जो रेड कलर का है, अभी थोड़ा फ्रेश हो जाइए थोड़ा, हाँ देखिए अब दिख रहा है, यह आपका यही है। इसी को काट करके क्या किया जाता है, आपका अलग किया जाता है। ठीक है, यह वाला भाग आपका, और यह आपका प्लेसेंटा है। इसी को भाग को काट करके क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, और उसी नली के माध्यम से क्या होता है कि खाना पहुंचता है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अपरा ना, तो चलिए अपरा हो गया। अब आते हैं 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जन्म नियंत्रण का सबसे सुरक्षित साधन है। अब देखा जाए कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब कि आपका कहेगा आपसे 7 नंबर में क्वेश्चन यह आता है कि जनसंख्या नियंत्रण पे टिप्पणी लिखिए। ठीक है, चाहे आपसे हिंदी में ही कह देगा कि निबंध लिखिए, चाहे इंग्लिश में भी आ जाएगा। यह आपका देखा जाए तो बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि जन्म नियंत्रण का सबसे सुरक्षा साधन की बात कर रहा है कि यह आपका कंडोम, कापटी, नसबंदी, गोलियां। तो यह सबसे अच्छा जो है आपका सुरक्षित का मतलब कि अस्थाई विधि, जिसके द्वारा हमेशा के लिए वह स्त्री चाहे वह पुरुष देखा जाए तो वह पिता नहीं बन सकता है, और स्त्री की बात करें तो वह माता नहीं बन सकती है। तो अस्थाई में आपका नसबंदी, ठीक है। अब रही बात की नसबंदी में आपका पुरुष नसबंदी भी होता है, ठीक है। और बात करें तो यह महिला, ठीक है, महिला। तो इसमें अगर हम बात करें कि पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमस ना, और इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी इसको बोलते हैं पुरुष वाले को, और इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं महिला को। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि कंडोम का एक लाभ यह भी है कि, यानी कि इसका क्या लाभ है मेन, कह रहा है कि हार्मोनन बढ़ाता है, इसमें कोई अच्छी यह नहीं काम करता है, यौन रोगों से बचाव करता है, अस्थायी उपाय है, गर्भ बढ़ाता है नहीं। यह आपका देखा जाए तो यौन रोगों से आपका ज्यादा यह सुरक्षा करता है, अस्थायी उपाय तो यह हो नहीं सकता है। यह बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। 81 का बी जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट है। IVF, अब देखिए जो आप लोग देखे जाए तो इस टाइम जो होता है कि गर्भ ठहरता नहीं है ज्यादा, तो बहुत ही ज्यादा इस टाइम प्रॉब्लम हो गया है। यह एक दो में नहीं, बहुत ज्यादा में यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यह जो IVF के द्वारा यह गर्भ को क्या कराया जाता है, ठहराया जाता है। तो यह IVF जो होता है इसका फुल फॉर्म होता क्या है, जो आप सभी से पूछ रहा है, क्या आपका 82। तो देखिए IVF का अगर हम पूरा बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो आपका फर्टिलाइजेशन, यानी कि सी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे होंगे आप सभी का करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में निषेचन होता है। आपका टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में देखा जाए निषेचन कहां पे होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, गर्भाशय में, अंडाशय में, शरीर के बाहर, और कह रहा है कि योनि में। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, कह रहा है क्वेश्चन की आपका क्या कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में निषेचन कहां होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में निषेचन कहां होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, शरीर के बाहर, योनि में। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। 84, हाँ 83 तो 84 आ गया जी। टिंकल फिर सो रही हो क्या जी, ये सो रही है जी। देखो विकास कमेंट करो कुछ, सो मत जाना आप लोग, सो मत जाइए। यह देखा जाए तो एक ऐसा तकनीकी है जो शरीर के बाहर आपका लैब में कराया जाता है। यह शरीर के बाहर आपका निषेचन होता है, जिसमें आपका अंडाणु और शुक्राणु को क्या किया जाएगा, मिलाप कराया जाएगा, वहीं आपका निषेचन हो जाता है बाहर ही, ठीक है, लैब में। चलिए आते हैं, और यह कृत्रिम रूप से कराया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। चलिए आते हैं, भ्रूण की सुरक्षा के लिए द्रव होता है। अब रही बात की भ्रूण जो होता है आपका सुरक्षा कहां पे रहता है, सुरक्षित द्रव क्या होता है भ्रूण के लिए, कह रहा है कि प्लेसेंटल द्रव, एमनियोटिक द्रव। तो एमनियोटिक द्रव होता है आपका, क्या होता है, एमनियोटिक आपका द्रव होता है जो सुरक्षित होता है। क्या आपका भ्रूण की सुरक्षा के लिए द्रव आपका क्या होता है, तो आपका एमनियोटिक द्रव। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है, और पुष्प में स्त्री और नर वाला जैसे पूछ रहा था ना, उस तरह से देखा जाए तो इसमें भी आपका है, कह रहा है कि पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि यह आपका पुरुष जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है। नहीं नहीं सो रही हो, अब जग गई हो। अरे अच्छा, मिस्टेक हो जाता है, वाह क्या सही, क्या बात है, हमको लगा कि भाई सो रही। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका ऑप्शन बताइए। 85 का सी ऑप्शन आ रहा है कि पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है तो आपका वृषण, तो यह तो भाग है, अधिवृषण यह भी भाग है, आपका शुक्रवाहिनी यह भी भाग है, यानी कि आपका देखा जाए गर्भाशय जो है सी ऑप्शन 85 का करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब इसमें स्त्री का बताना है, तो स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है
तो आपका देखा जाए तो अधिवृषण, यह पुरुष जन्म तंत्र का भाग है। यानी 86 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निषेचन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? भ्रूण, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। तो आपका देखा जाए तो निषेचन के बाद बनने वाला क्या बनता है? निषेचन के बाद आपका युग्मनज बनता है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? आपका देखा जाए तो 83, ये भाई 83 84 बार बार ये आ रहा है क्या? हमसे मिस्टेक हो गया क्या जी? 89 88 85 86 के बाद तो यह मिस्टेक हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ मिस्टेक हो गया है, क्योंकि 86 के बाद 87 आना चाहिए, तो 83 आ गया है, फिर 88 आया है। एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा हो गया है, यानी चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया है। इसका आंसर बताइए, और जितने भी विद्यार्थी नए आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। निषेचन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन है, जो संरचना होगी उसको क्या बोलेंगे? भ्रूण, अंडाणु, शुक्राणु और आपका युग्मनज। चलिए, यह युग्मनज बोला जाता है, जिसको हम इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। अगला, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। यह मिस्टेक हो गया है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया है हलवा में, आप सभी को देखने को मिलेगा। यह मानव में युग्मनज होते हैं आपका द्विगुणित, एक गुणित, बहुगुणित, और यह तो द्विगुणित होता है ना। क्या होता है आपका? क्या होता है? युग्मनज देखा जाए मानव में युग्मनज होते हैं, तो आपका यह देखा जाए तो द्विगुणित होते हैं। हाँ, 88 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? मानव में युग्मनज होते हैं। चलिए ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है? अब यह जो देखा जाए, जैसे कि भारत देश चीन को भी पछाड़ दिया है। सोचने वाली बात है, चीन पे लोग मजा लेते थे कि चीन इतना जनसंख्या में आगे है, इतना जनसंख्या कर दिया, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद भारत अब 1 नंबर पे आ गया है। और कोरोना में तो और फिर पूछो मत, कोरोना में तो और संख्या बढ़ी। ठीक है, तो अब यह जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है? कह रहा है कि संसाधन सीमित हो जाएगा, मतलब सीमित है, बेरोजगारी बढ़ती है इससे, कह रहा है कि जीवन स्तर प्रभावित होते हैं, उपरोक्त सभी, तो यह सभी प्रभावित होता है। देखा जाए संसाधन भी हमारा क्या है, सीमित है। ठीक है, उसके बाद से बेरोजगारी भी क्या होगी, संख्या जब बढ़ेगी तो नॉर्मल बात है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जीवन स्तर पर भी हमारा प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी जितने भी विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं, आप सभी का करेक्ट आंसर है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि मानव प्रजनन आपका देखा जाए अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि जो चैप्टर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं ना, जनन, प्रजनन, यह भाग जो पढ़ते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जनन की जानकारी देना, स्वास्थ्य जागरूकता, उसके बाद से जनसंख्या नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो यह उपरोक्त सभी हमको जानकारी मिलता है। ठीक है, आपका इन सबसे जानकारी हमको जनन के भी बारे में जानकारी मिलती है, और स्वास्थ्य जागरूकता के हम जागरूक होते हैं, और जनसंख्या पे भी क्या होते हैं, नियंत्रण हो जाते हैं। जब हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि क्या हानि है, क्या लाभ है, तो हम जनसंख्या पे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और जो लोग पढ़ते नहीं हैं उनको बारे में, और जनसंख्या के बारे में, और फिर कितना क्या खर्च होगा उसके बारे में उन लोग क्या करते हैं, यानी कि भविष्य काल को नहीं देख पाते हैं। और शिक्षित व्यक्ति क्या करता है कि अनुमान लगाता है कि अगर हम यह काम कर रहे हैं तो इसका परिणाम हमारा 2 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद, यानी कि हमारे 2 बच्चे हो रहे हैं तो क्या फायदा होगा, 10 बच्चे होंगे तो क्या फायदा होगा। एक इसी में बच्चा आया था, वो कह रहा था कि सर जी हम 11 करेंगे, तो हम बोल दिए कि चलो भाई एक और कर लेना, 12 कर लेना। तो ठीक है, तो एक टीम तुम्हारा तैयार हो जाएगा। पता नहीं उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पता ना, शायद लग रहा है कि भुवनेश ही कह रहा होगा।
91 कि मानव में देखा जाए जनन का प्रकार क्या है, तो आपका लैंगिक है, लिंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी जब तक लिंग यानी कि संबंध नहीं बनाएंगे तो जनन मुश्किल है, ठीक है। तो लैंगिक यानी कि लिंग का क्या किया जाता है, आपका देखा जाए तो इसमें हम लोग यानी कि सीधा तौर पे सीधा कहें अगर कि मेल और फीमेल एक दूसरे के पास आते हैं, संबंध बनाते हैं, इसको हम लैंगिक जनन बोलते हैं। चलिए, पुरुष जनन कोशिका कहलाती है। अब यह तो हम नहीं बताएंगे, इसमें बताइए। यह देखा जाए तो पुरुष में भी पूछेगा और महिला, दोनों में आप सभी से पूछ सकता है। 10 अच्छा है। और वह मेल और फीमेल दोनों मिलकर के एक परिवार होगा, जो एक बोला जाएगा कि टीम होंगे, एक एक्स्ट्रा टीम रहेंगे ना। हाँ, 92 का आंसर क्या आ रहा है, आप सभी लोग जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए कि 92 का सी ऑप्शन आ रहा है सुरेश, शुक्राणु। वेरी गुड, शुक्राणु। अब यहीं पे आप बता दीजिए कि स्त्री का क्या होता है, स्त्री का जनन कोशिका क्या कहलाती है, मेन। जल्दी से कमेंट करिए। और हम अब थोड़ा एक बार लाइक देख लें, क्योंकि 92 अब 100 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार और बाकी जितने भी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार शेयर लगाइए। अभी मान लीजिए कि 7 बजने वाला है, शेयर लगाएंगे तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। एक बार शेयर बस लगा दीजिए और थोड़ा लाइक देख लें कि देखा जाए कि कितने विद्यार्थी लाइक किए हैं कि नहीं, ठीक है। 92 का नहीं, वो स्त्री वाला पूछे हैं तो लिखिए, उसका नाम लिख दीजिए ना, ऑप्शन इसमें नहीं है तो नाम लिख दीजिए। 24 अब विद्यार्थी ने किसी ने किया, 24 के बाद 25 हो गया, 25 के बाद अब 26 हो गया। एक बार लाइक पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, बस 2 सेकंड का तक काम है। लाइक पे देखिए और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, ठीक है। चलिए, और फिर जिस विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हम आते हैं क्वेश्चन पे अगला, और जो भी बोले हैं इसको आप तो थोड़ा समझिएगा और आप कर दीजिएगा। हाँ, स्त्री का जनन तो यह आपका होता है क्या, अंडाणु। क्या होता है आपका, देखा जाए तो अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु। चलिए, आते हैं हम 93 नंबर क्वेश्चन की, स्त्री जनन कोशिका कहलाती है, यही ना आ तो गया आपका। स्त्री जनन कोशिका क्या होती है, प्रारंभिक जनन कोशिका हमारा होता है तो अंडाणु होता है। लेकिन अगर यही पुरुष का पूछता या इसी को कहे कि नर का पूछता तो आपका क्या हो जाता है, शुक्राणु। क्या हो जाता है, शुक्राणु। आपका यह देखा जाए दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा पूछता है, छोटा ही पूछेगा और आपको लगेगा कि यह नहीं पूछेगा। चलिए, आते हैं शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। यह देखा जाए शुक्राणु तो पुरुष में पाया जाता है ना। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, बहुत ठंडा लग रहा है जी, कहें बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है जी। हाँ, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु की बात करें तो वृषण में, यानी कि यह पुरुषों का भाग है वृषण, और यह शुक्राणु पाया जाता है किसमें, 94 का सी, वृषण। हाँ, वृषण में शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 94 का आप सभी का सी ही आंसर आ रहा है। चलिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें, अब रही बात की जब शुक्राणु जान चुके हैं तो मेल के बारे में जान चुके हैं तो थोड़ा फीमेल के बारे में भी जान जाइए। यानी कि फीमेल में हमारा देखा जाए तो अंडाणु का कहाँ निर्माण होता है, ठीक है। तो अंडाणु का निर्माण बताइए, तो यह होता है आपका देखा जाए तो आपका कहाँ से होता है, गर्भाशय से नहीं, फिलोपियन ट्यूब में नहीं, योनि में नहीं, यह होता है अंडाशय। अंडाशय से ही हमारा देखा जाए जब वह अंडा परिपक्व हो जाता है तो वह निकल करके बाहर आता है, किसके लिए, तो शुक्राणु का इंतजार करता है। कहाँ आकर के, तो फिलोपियन ट्यूब में। अच्छा, कुछ दिन वहां पे रहता है और जैसे ही रहा, जैसे और उसके समय अवधि में अगर शुक्राणु उसके पास नहीं आया तो वह एमसी के माध्यम से वह क्या होता है, बाहर मर करके निकल जाता है। ध्यान रखिएगा, मर करके निकलता है, जीवित नहीं निकलता है। जीवित जब तक रहेगा वह फिलोपियन ट्यूब में उसका शुक्राणु का इंतजार करेगा, और मर जाएगा, टाइम टाइम फिश हो जाएगा तो फिर कहाँ चला जाएगा, वह अब पीरियड के रास्ते आपका बाहर आ जाता है, ठीक है। चलिए, आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कि निषेचन की क्रिया होती जो है वह कहाँ पे होती है। अभी हम बताए हैं, आप लोग बताइए, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। टेम्परेचर देखें, बड़ा ठंडा लग रहा है जी। थोड़ा सा हम टेम्परेचर देख लें कि बड़ा ठंडा कहीं लग रहा है। टेम्परेचर
9 डिग्री है, इसीलिए ना इतना ठंडा लग रहा है। 9 डिग्री है जी। आप लोगों के पास कितना है जी, थोड़ा बताइए। कहा इतना ठंडा लग रहा है, इतना क्या जरूरत है, ठंडा इतना बढ़ जा रहा है कि इसीलिए छुट्टी हो। चलिए आते हैं अब हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखें तो यहाँ 96 का सी आ रहा है कि जो होती है यह फिलोपियन ट्यूब में होता है, जहां पे आकर के वेट करते हैं आपके अंडाणु, मतलब कि महिला का अंडाणु। इसमें सभी लोग महिला नहीं ना है। चलिए, निषेचन से क्या बनता है। निषेचन से बात करें तो आपका जाइगोट बनता है ना। क्या निषेचन से क्या बनता है, तो जब निषेचन होगा यानी कि निषेचन के पश्चात बनने वाला जो हमारा होता है जाइगोट बोला जाता है। क्या निषेचन, यानी कि क्या होता है, निषेचन से हमारा जाइगोट बनता है युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज। आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अब हम 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 98 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि युग्मनज किस प्रक्रिया से भ्रूण बनता है। अब लो एकदम इसको अगला क्वेश्चन कर दिया। क्या आपका 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि युग्मनज जो है आपका किस प्रक्रिया से भ्रूण बनता है। कह रहा है कि निषेचन से, माइटोसिस से, मियोसिस से और विखंडन से। तो विखंडन तो ऐसे ही नहीं होगा। अब रही बात की 3 ऑप्शन में हमें छांटना है कि युग्मनज किस प्रक्रिया द्वारा भ्रूण बनता है, तो माइटोसिस से। ठीक है, माइटोसिस से आपका देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि गर्भाशय की दीवार को क्या कहते हैं। गर्भाशय की दीवार को क्या कहते हैं। ऑप्शन ये दे रहा है कि प्लेसेंटा, कह रहा है कि एंडोमेट्रियम और कोरियम और एमनियम। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कह रहा है कि गर्भाशय की दीवार को क्या कहा जाता है। ये होता है यहाँ पे आपका देखा जाए तो यह रहता है गर्भाशय की दीवार। जो आपका देखा जाए तो जो बच्चा यहाँ पे रहता है इसको बहुत ही क्या करता है, सहारा और सिक्योरिटी प्रदान करता है। यानी कि आप सभी का यहाँ से देखा जाए तो आपका सुरक्षा रहता है। ठीक है, तो आपका देखा जाए यहाँ से आपका यूटेरिन आपका वाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, यानी कि आपका अगर हम बात करें तो आपका एंडोमेट्रियम बोला जाता है। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंडोमेट्रियम यह बोला जाता है और यह इसको बहुत सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आपका देखा जाए भ्रूण को पोषण मिलता है, और फिर वह क्वेश्चन तो आपको पता ही है कहां से मिलता है। इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। ठीक है, अपरा या इसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरा या प्लेसेंटा इसको बोला जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर आ गया। सर थोड़ा अच्छे से अच्छा बनाइए, अब आप लोगों को आना पड़ेगा तब उसके लिए। ठीक है, आते हैं। चलिए 120 क्वेश्चन कराएंगे। अपरा का कार्य क्या होता है, तो यह क्या कर, खनिज लवण को देता है ना। क्या करता है, यह देखा जाए तो खनिज लवण को तो देता ही देता है, इसके साथ आपका देखा जाए तो और भी कुछ काम करता है। ऑक्सीजन देने का काम करता है, पोषण देना है, यह भी सही बात है। अपशिष्ट जो पदार्थ है उसको भी बाहर निकालता है। यानी कि उपरोक्त सभी, जैसे बच्चा जैसे ठहर गया तो आपका अपरा के माध्यम से वहां पे आपका देखा जाए बच्चे को माँ के आपका पेट से
जाने लगेगा अपरा के माध्यम से, लेकिन जा रहा है तो बच्चा में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलता होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वह केवल शुद्ध जा रहा है और उससे पाचन शक्ति जो भी कुछ होगा कार्य, तो उसके शरीर से कुछ खराब पदार्थ नहीं निकलेगा, नहीं निकलता है। तो उसको भी यही काम करता है, यानी कि उसमें जाने आने का, यानी कि शुद्ध चीज जाने का रास्ता भी होता है और अशुद्ध आने का भी रास्ता होता है अपरा में। ठीक है, चलिए, तो यह आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गर्भकाल मनुष्य में लगभग कितने दिन का होता है, यह पूछ रहा है कि गर्भकाल की बात करें तो गर्भकाल आप सभी लोग जानते हैं कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब आते हैं अधिवृषण का कार्य क्या है। अधिवृषण का कार्य क्या है, अधिवृषण। अब रही बात की अधिवृषण कर रहा है कि शुक्राणु का बनाना, तो नहीं, यह आपका वृषण में होता है। किसमें, वृषण में होता है। शुक्राणु का संग्रह करना, मूत्र निकालना, हार्मोन बनाना, नहीं, तो यह शुक्राणु का संग्रह करना, इकट्ठा करना, यानी कि जब आपका स्पर्म बन जाता है तो यहीं आकर के शुक्र क्या करता है, यह अधिवृषण में इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद से वहां से डिस्चार्ज होता है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब यह रही बात कि आपका देखा जाए पुरुष में और आपका स्त्री में, दोनों में हार्मोन बनता है और यह हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन किसमें है, तो यह टेस्टोस्टेरोन आपका बात करें कि अधिवृषण में, वृषण में, शुक्राशय में और प्रोस्टेट ग्रंथि में किसमें बनता है, तो आपका यह देखा जाए तो वृषण में बनता है। किसमें, वृषण में बनता है। ठीक है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन आपका जो आपका हार्मोन जो होता है किसमें बनता है, तो वृषण में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां बनता है, यह क्वेश्चन है। तो आपका देखा जाए तो कहां बनता है, तो वृषण में बनता है। तो वैसे ही तो हम भी हैं, आप लोगों की तरह थोड़ी ना हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। स्त्री हार्मोन जो एस्ट्रोजन बनता है तो कहां बनता है, जहां से आपका क्या होता है, अंडा निकलता है, तो अंडाशय से। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आपका अंडाशय से, यानी कि आपका जो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रोस्टेट जो आपका प्रोजेस्टेरॉन आपका देखा जाए हार्मोन का कार्य क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या है और इसका कार्य क्या है, तो यह पहले बात तो यह किसमें पाया जाता है, तो स्त्रियों में। ठीक है, किसमें, स्त्रियों में। अब रही बात किसका कार्य पूछ रहा है कि कार्य क्या होगा, कह रहा है कि गर्भधारण बनाए रखना, शुक्राणु का बनाना, दूध बनाना, आपका निषेचन। तो यह देखा जाए तो आपका क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो गर्भधारण बनाए रखना, यह आपका देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा। बस अब 10 क्वेश्चन कर देना है इसको लेकर के। ठीक है, बस और 4 क्वेश्चन, उसके बाद से हम भी अब सोच रहे हैं कि ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, हाँ, आते हैं अगला क्वेश्चन की यह देखा जाए कि जो आपका पीरियड का टाइम होता है वह कितने दिन का होता है, जो 28 दिन का होता है यह सबसे बेस्ट होता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की मासिक जो धर्म होता है बंद होने की अवस्था कहलाती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, यह क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपसे यह देखा जाए तो आपसे पूछ देगा आपका नॉर्मल बोल भाषा में, जैसे कहीं भी कोई मिलेगा पढ़ा लिखा व्यक्ति तो आपसे यह देखा जाए तो बोल करके पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसा है, संजय राजपूत ओ गया का जी, वो आपके दोस्त हैं। और जितने विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखा जाए तो हम बात करें अगर लाइक की तो थोड़ा लाइक भी देख लें आप लोग कितना लाइक किए हैं, आज का संख्या कितना पहुंचा दिए हैं लाइक में। तो लाइक की संख्या की अगर हम बात करें तो लाइक आपका कितना पहुंच गया है, 29। अरे बढ़ाओ भाई, इसको बढ़ा दो। हाँ, अब यहां देखा जाए तो इसको बोलते हैं रजनोवृत्त। क्या बोलते हैं, रजनोवृत्त। और रजनोवृत्त की बात करें तो यह 45 से 55 एज की अवस्था में आपका देखा जाए तो यह बंद हो जाता है। यानी कि यह वह अवस्था है जिस अवस्था में महिलाएं जो होती हैं अपना मां बनने का जो गुण होता है वह खो देती हैं। यानी कि जैसे ही उसका पीरियड आना बंद हो गया तो उसका मतलब कि उसका आपका देखा जाए तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं शुक्राणु से, यानी कि वह मां नहीं बन सकती है। ठीक है, तो यह इस अवस्था में। और दूसरा
उस अवस्था को प्राप्त कब किया जाता है? ऑपरेशन करा करके। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन कि यौवन अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तो देखा जाए शारीरिक परिवर्तन, मानसिक और हार्मोनल उपरोक्त सभी, तो यह सभी परिवर्तन हो जाता है। देखा जाए तो उस अवस्था में हमारे शरीर में भी विकास होने लगता है, मानसिक होता है, हार्मोन का उतार चढ़ाव होने स्टार्ट हो जाता है। तो यह देखा जाए तो यह सभी है। क्या है? यह सभी है। ठीक है, क्या यह सभी आपका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं गर्भ निरोधक का उद्देश्य है। गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है? अब रही बात कि यह गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए दे रहा है कि जनसंख्या का बढ़ाना, गर्भधारण रोकना, आपका हार्मोनल बढ़ाना, यौन रोग फैलाना। तो आपका गर्भ निरोधक का मतलब कि गर्भधारण को रोकना। ठीक है, आपका गर्भधारण को ही क्या किया जाता है? रोकना, इसका मेन काम होता है। बोलिए 10 हो गया क्वेश्चन। अभी विद्यार्थियों की संख्या 10 है और जितने भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं, 31 लाइक की संख्या है। क्या 31 लाइक की संख्या है? बताइए जल्दी से। और क्वेश्चन कराया जाए? क्वेश्चन कराया जाए? 10 क्वेश्चन और करा देंगे अगर कहेंगे आप लोग तो। अभी संख्या है आप लोगों की। बोलिए जल्दी से बोलिए। फिर जब निधि आ रहा है तो क्या कराइए। चलिए ठीक है, हम यहीं पे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर देखा जाए तो 8 बजे से आपका क्लास चलेगा इंग्लिश का। आज सर थोड़ा बिजी हैं तो आएंगे थोड़ा सा लेट में। तो 8 बजे से आप सभी लोगों का क्लास चलेगा। आप सभी लोग जुड़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा। अभी स्कूल का छुट्टी है तो फिर क्या टेंशन है। ठीक है, नहीं नहीं, देखो बच्चों की संख्या, देखो बच्चों की संख्या घट जा रही है। ठीक है, जिसके वजह से अब हमें भी उतना मन नहीं है। 2 घंटे से ऊपर क्लास चल गया। 7 विद्यार्थियों की संख्या है, बहुत कम। और जो भी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अब हम मिलेंगे आप सभी से शाम को। हाँ, थोड़ा सा बता दे शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल में बस आपका क्या है, देखा जाए तो हमारा पेन भूल जाता है। हाँ, शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सुबह क्लास आप सभी का डेली बाई डेली सुबह वाली क्लास जो होगी, पहली क्लास, यह हमारा होगा या तो आपका मैथ होगा, नहीं तो आपका साइंस होगा। ठीक है, तो साइंस ज्यादा तौर पे लेते हैं क्योंकि याद करने वाला पोर्शन इसमें है, तो रहेगा तो ठीक रहेगा। यह टाइम की अगर बात करें तो यह 5 बजे से आपका चलेगा 7 बजे तक। कितने बजे तक? तो 7 बजे तक। ठीक है, अब रही बात की, फिर दूसरी क्लास आपका इंग्लिश चलती है। तो यह इंग्लिश तो 7 बजे से चलती है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो आपका इंग्लिश आपका देखा जाए तो 7 बजे से आपका देखा जाए तो यह 9 बजे तक चलेगा। कितने बजे तक? तो 9 बजे तक। ठीक है, तो आप लोग बस आज 8 बजे से चलेगा, आज के लिए नई टाइम बता रहे हैं। फिर शाम की अगर हम बात करें तो शाम को जो क्लास है, शाम को आज इंग्लिश भी डिस्टर्ब रहेगा इसलिए कि वो नहीं रहे। तो शाम को हिंदी चलता है आपका, देखा जाए तो यह चलता है 5:30 बजे से। कितने बजे से? 5:30 से आपका देखा जाए तो यह चलता है 7 बजे तक। कितने बजे तक? 7 बजे तक। ठीक है, और फिर हम 7 बजे से शाम को यह अधिकतर देखें तो हम मैथ ही लेकर आते हैं। यानी मैथ भी हो सकता है, कभी साइंस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपका क्या होता है? मैथ होता है। तो इसकी टाइम की बात करें तो 7 बजे से आपका 9 बजे तक। 9 बजे से अधिक हम नहीं पढ़ाते भाई। देखो रात भर हमको पढ़ाना नहीं है, 12 घंटे का क्लास भी नहीं लेना है। ठीक है, आप तो कोचिंग करते हो ना। तो सुरेश कहाँ से हो कि छुट्टी नहीं है ठंडी का? 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और स्कूल का कह रहे हो कि अभी स्कूल है।
इतना ठंड में आपका देखा जाए तो क्या है, छुट्टी है। देखो अभी दिखा है ना कि 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आपका, तो आप सभी के लिए यह देखा जाए तो बहुत ही, अब यहाँ जब घर पर यह हाल है, इतना ठंड लग रहा है, तो बाहर स्कूल में जाओगे, घर में तो भाई कहीं भी बैठ करके आप क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, रजाई में भी रह सकते हैं। लाइक देखें कितना आप लोग पहुंचा दिए हैं, लाइक की संख्या और सब्सक्राइब, तो मतलब कि एकदम लग रहा है कि कसमें खा लिए हैं ना कि नहीं ये करेंगे तो नहीं ये करेंगे। सर आर स्कूल पढ़ाई है, पता नहीं, आप पढ़ते हो जानो। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना प्यार दर्शाने के लिए, देने के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे शाम को 5:30 बजे से। आज हिंदी का क्लास नहीं होगा, तो आज हम ही हो सकता है कि 2.5 से 3 घंटे का क्लास लेंगे मैथ का, और मैथ में आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आपका देखा जाए तो सब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़िएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक और आपको सभी लोग सब्सक्राइब करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो बाय बाय आप सभी को।